हेलो एवरीवन, आई एम संदीप और हम लोग आज डिस्कस करेंगे फेब मंथ के पूरी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जो मैंने द हिंदू पढ़ाया है उसके भी सारे टॉपिक को कवर अप करूंगा और उसके साथ जितनी अदर मैगजीन्स हैं उनको कवर अप करूंगा। हाँ, इस जो हमारा ये वाला वीडियो है इसमें बजट का सेक्शन भी रहेगा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि बजट का मैंने ऑलरेडी लेक्चर दे दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा लेक्चर है, उसको मैंने कंपाइल करके लेक्चर को दिया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको पढ़ लेना। मैं एक शॉर्ट समरी करते हुए बजट को यहां पर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो हम लोग पूरे होल करंट अफेयर को एक वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग जिन लोगों ने भी जैन मंथ का करंट अफेयर नहीं दिया है, देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैन मंथ के करंट अफेयर को देखकर उसमें लगभग 60 न्यूज को मैंने फॉलो अप किया है। मैं यहां पर आज लगभग 55 न्यूज को कवर अप करने वाला हूं। तो न्यूज कम क्यों हुई? क्योंकि जो बजट का है मैंने बजट की पूरी न्यूज वहां पर दे दी है। आपको पता है फर्स्ट सेक्शन जो होता है अपने फर्स्ट वीक ऑफ द फैब होती है वो पूरी बजट से भरी रहती है, तो इस कारण से थोड़ी न्यूज वहां पे कम हो चुकी है। तो मेरे समझ से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो हम लोग मूव करते हैं इसमें आगे। हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लैट स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट क्लैट की प्रिपरेशन करने वाले हैं उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट लेकर आया है एक छोटा सा ऑफर। ऑफर में क्या है कि आप लोग के लिए दोनों बैचेस स्टार्ट कर देंगे। फाउंडेशन जो 11th के एस्पिरेंट्स हैं उनको टारगेट करते हुए, और एक टारगेट बैच जो 12th में वो दिसंबर मंथ में अगर देना चाहते हैं, इस बार का क्लैट देना चाहते हैं, तो उन दोनों के लिए हम लोगों ने बैचेज स्टार्ट किए। हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन करवाने में जो आपका एक बैच है 19 से, मतलब 2 दिन बाद है, और एक जो 26 से जो बैच है, इन बैचों में अगर एडमिशन लेना है तो अभी अगर एडमिशन लेंगे तो आपको फ्लैट 5000 का ऑफर मिलेगा। और अगर आप स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और आपके मार्क्स उतने अच्छे होते हैं जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, 100% आपको ऑफ कर दिया जाएगा। कोई भी फीस नहीं देनी है आपको, जस्ट प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और जो क्लैट को फॉलो अप करने का, क्लैट को क्रैक करने का सपना है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो मेरे समझ से बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग मूव करते हैं आज के फर्स्ट न्यूज है जो हमने बजट है, मैंने कहा था फैब से, बजट से मैं इसको स्टार्ट करता हूं और बजट की कुछ हाईलाइट लूंगा। मैंने इसका जो लिंक है डिस्कशन में दे दिया है, बहुत लोगों ने इसको फॉलो अप किया है, बहुत लोगों ने उसको देखा है, आप भी उसको वहां पर देख लेना एक बार। फर्स्ट आया यूनियन बजट। बजट देखना, बजट जो है हमारा, बजट अब हमारा 2023-2024, यहीं से मैं रिलेट करूंगा इकोनॉमिक सर्वे। थोड़ी देर में यहां पे हटा के मैं लिख लेता हूं इकोनॉमिक सर्वे को, दोनों को रेट करता हुआ चलूंगा। पहली बात देखिए, बजट। बजट हमारा क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल बजट होता है, पूरे साल भर का लेखा जो का होता है। आर्टिकल 112 112 में लिखा जाता है। हमारे यहां हमेशा बजट फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइम इसको रिप्रेजेंट आफ्टर और बिफोर इंडिपेंडेंस लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने किया था, शायद सबको पता हो, ये पाकिस्तान बाद में चले गए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंट पहला एस सेट्टी ने किया था, इसको रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद याद रखना कि जो इस बजट में सबसे जो लंबा बजट था वो मनमोहन सिंह का था। मनमोहन सिंह ने इसको रिप्रेजेंट किया था, लॉन्गेस्ट बजट था। फर्स्ट फीमेल बजट रिप्रेजेंटेटिव थी इंदिरा गांधी थी, आईजी इंदिरा गांधी थी। और याद रखना जो लॉन्गेस्ट बजट था, जैसे मैं ड्यूरेशन में लॉन्गेस्ट बोलूं तो वो 2019 में निर्मला सीतारमन ने किया था। निर्मला सीतारमन ने 2019 में किया था, 19 में किया था। याद रखना इस बजट को पहले 2017 से पहले विद जो बजट था वो रेलवे और इसका बजट अलग अलग, रेलवे और यूनियन बजट अलग अलग आया करता। उसके बाद मर्ज कर दिया गया, एक ही बजट आने लगा। इस बजट को प्रेजेंट करने वाले थे हमारे पहले जो पीयूष गोयल, जो उन्होंने पहले प्रेजेंट किया था। वैसे तो प्रेजेंट करने वाले थे, डेथ हो गई अरुण जेटली की, लेकिन उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर बने उन्होंने प्रेजेंट किया था, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो ऐसे करके यहां पर इस बजट के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दी, कहीं पर बजट शब्द नहीं लिखा है। एक बात है, मैंने लिखा है 2023-20, मतलब ये फ्यूचर का एस्टिमेशन बता रहा है कि फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कितना खर्च करने वाले हैं, उसके बारे में बताया गया। याद रखना एक वर्ड आता है इकोनॉमिक सर्वे, जस्ट अगली हेडिंग है, मैं यहीं पर इसको खत्म करते हुए मूव करता हूं।
इकोनॉमिक सर्वे जो होगा ना, ये पास्ट डेटा को बताने की कोशिश करता है, पुराना डेटा बताने की कोशिश करता है। पास्ट डेटा मतलब मैं हमेशा लिखूंगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 एंड 2023, एक साल पहले की बात हमने बताएंगे कि क्या लिखा। और जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडियन, जैसे यहाँ पे बजट का मैंने आर्टिकल बता, कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको मेंशन नहीं किया गया है। और इकोनॉमिक सर्वे को अगर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो ये अब बजट जिस दिन आना होता है, बजट से एक दिन पहले, वन डे एक दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन पहले 1964 के पहले क्या होता था, 1964 के ये सेम डे प्रेजेंट किया जाता था, बजट के साथ प्रेजेंट किया था। लेकिन पहली बार इसको प्रेजेंट किया था 1951 और 1952 में इसको प्रेजेंट किया गया इकोनॉमिक सर्वे। यहीं पर बताई जाती है इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है। तो इस पर इंडिया की जीडीपी बताई गई है 6% से 6.7% के बीच में इंडिया इस साल ग्रो करेगा। ये फ्यूचर एस्टिमेशन है, मतलब आगे साल कितना ग्रो करेगा हो रहेगा। ये हमेशा वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है, आपको इसको जान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक पास्ट पीछे डेटा बता रहा है, एक बार फ्यूचर मतलब आगे आने वाला डेटा को बता रहा है, ठीक है ना। हमें पढ़ना है बजट। बजट में कहां कहां पैसा कितना खर्च किया जाएगा, हमारी निगाहें उसमें जुड़ी होती है। बजट शब्द से एक बात समझ रहे होंगे आप लोग कि आपके घर में भी इनकम का सोर्स ऑफ इनकम होता है, फादर आपकी इनकम करते हैं, एक्सपेंड करने वाले आप लोग होते हैं। तो अगर मैंने कहा कि बजट में अगर इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो मैं कहूंगा डेफिसिट है, घाटा लग रहा है आपको। तो समझना, बजट में मैंने कहा एक घर है आपका, इसमें ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। अगर इसमें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूं, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, तो क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, घाटा आ जाएगा। तो क्या इंडियन बजट डेफिसिट में, बिल्कुल इंडियन बजट डेफिसिट रहता है। तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए, जैसे आपके घर में डेफिसिट आए तो आपके फादर उधार लेंगे, कहीं से बोरोइंग करेंगे या अपनी कोई प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे, जिसे डी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोनों बातें आते हैं। तो हम डेफिसिट को कम कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डी इन्वेस्टमेंट करते हैं। डी इन्वेस्टमेंट मतलब समझ गए ना, डी इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब बेचते हैं चीजों को। और या इस बार हम लोग 50,000 करोड़ की डी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी बात कही गई। और दूसरा, हम लोग बोरोइंग करते हैं। बोरोइंग मतलब उधार लेते हैं किसी दूसरे देश से, तो हम लोग बोरोइंग करेंगे। समझना, इस बार की इनकम मानी गई है कि हमारी लगेगी 45 लाख करोड़ की, इतनी हमारी इनकम रहेगी। याद रखना, पिछले साल जो बजट था वो था 39.45 लाख करोड़ की बात की गई थी। और जो कहा गया एक्सपेंडिचर रहेगा इस बार का, एक्सपेंडिचर रहेगा वो लगभग रहेगा 48.3 करोड़ का, क्या 3 लाख करोड़ का क्या रहेगा यहां पर एक्सपेंडिचर। क्या एक्सपेंडिचर जाता है, बजट इनकम कम है तो बिल्कुल क्या निकल गया, डेफिसिट निकल जाएगा। तो डेफिसिट लगभग कितना रहेगा इस बार, 6.4% का डेफिसिट रहेगा। याद रखना, पिछले साल 6.9% का डेफिसिट था। और डेफिसिट हमने कह रहे हैं डेफिसिट हमारा कम हुआ है। हाँ, डेफिसिट तो पिछले साल की कंपेयर से कम हुआ है और हमारा एम है कि 2025 तक हम इस डेफिसिट को घटाकर 4.5% ले आएंगे डेफिसिट। सुनना, अगर बात करें इनकम और एक्सपेंडिचर की तो दोनों को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया। अगर मैं कहूं इनकम में, तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ द इनकम इस साल का था हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको 2017 में इंडिया में एप्लीकेबल किया गया था। और जो एप्लीकेबल किया था वो एक्ट था कितना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको एक्टिवेट किया गया था। इसके बाद जीएसटी की बात समझना, जीएसटी हुआ, जीएसटी में कितने परसेंट इस बार हमारी इनकम हुई, तो ये 17% सोर्स ऑफ द इनकम बना है, 17% इनकम जीएसटी से। सेकेंड नंबर में हुआ है हमारा किससे, टैक्स से, इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से हुआ, जो इनकम टैक्स से इस बार 15% का इनकम हमारी इनकम हुई है। और कॉर्पोरेट टैक्स से भी हमें 15% ही यहां पर मिला है। इनकम टैक्स की में बात आए तो मैं इनकम टैक्स को थोड़ा सा यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा। इनकम टैक्स जो होता है आपको जनरल इनकी इनकम के आधार पर लगता है। इनकम टैक्स की स्लैब इस बार बदल दी गई है। पहले यह था कि हमारा 0 से 5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं था। इस बार इस स्लैब को बदल के कर दिया गया है कि अब 0 से 7 लाख तक कोई भी स्लैब, 7 लाख में कोई भी स्लैब नहीं है, मतलब 0 इनकम टैक्स आपको लगेगा। ये स्लैब में चेंजमेंट किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंट है कि अगर इससे ज्यादा इनकम होती है, 3 से 6 लाख का एक स्लैब बना है, फिर इसके बाद 3 से 6 लाख का 5% बना है, फिर 10% बना, फिर 6 से 9 लाख
सेम इसको फॉलो अप किया गया। लेकिन अभी आपको बस इतना याद करना, मेरे बजट वीडियो में देखो सारी बातें हैं कि हमारा इस बार 7 लाख तक के जो टैक्स है उसे रिबेट दे दिया गया, माफ कर दिया गया। अगर बात करें कि हम लोग मोस्टली हम लोग सबसे ज्यादा पैसा तो यहां से कमाएंगे, लेकिन बोरोइंग से कितना करेंगे, तो हम लोग दूसरों से उधार लेंगे, 34% पैसा उधार लेंगे। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इस बार एक्सपेंडिचर में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर रहा है हमारा गवर्नमेंट स्कीम पर, जो गवर्नमेंट स्कीम में लगभग 15% का एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम इसमें हमारा सब लोग ध्यान देते हैं कि हमारे डिफेंस में कितना खर्च किया जा रहा है। डिफेंस में इस बार इंडिया अपने इसमें 8% बजट करेगा, लेकिन वर्ल्ड में जो टोटल इंपोर्टर है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया, तो वो 11% वर्ल्ड का इंपोर्ट करता है। जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका 11% इंडिया करता है, लेकिन 8% हमने बजट का पूरा पैसा इसमें एक्सपेंड किया है, ठीक है ना। इसके बाद याद रखना हम लोग यहां पे, ये मैंने क्या दिया, बोरोइंग करेंगे। बोरोइंग की क्या पे करेंगे हम लोग, बोरोइंग की इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट अप्रॉक्स हम लोग 20% इंटरेस्ट को पे करेंगे। ऐसा कुछ हमारा क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर बजट में लिखा गया। डेफिसिट को कवर करेंगे हम लोग। डेफिसिट को कवर करने के लिए हम लोग डी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैंने जस्ट बताया डी इन्वेस्टमेंट लगभग 50,000 करोड़ का। डी इन्वेस्टमेंट जानते हो, जैसे पिछली बार LIC का IPO आया था और LIC में हम लोगों ने लगभग 3% का डी इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है ना। 3% हमने LIC को बेच दिया था, मैं ऐसा कह सकता हूं। सेम ऐसे अदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होंगी उनमें हम लोग डी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई हो आपकी। इनकम, एक्सपेंडिचर और डेफिसिट, ये सारी बातें यहां पर यूनियन बजट में इस बार मेंशन की गई हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बजट की एक शॉर्ट समरी थी। बाकी अब आते हैं बजट की पॉलिसीज में। पॉलिसी हाईलाइट में बजट क्या कहता है, सुनना। अगर पॉलिसी हाईलाइट की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार एक नया कॉन्सेप्ट आया है, आजादी का अमृत महोत्सव। ये क्या हुआ, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का, इसमें मतलब हम लोग ने आजादी के अभी 75 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं और 2047 तक 100 ईयर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास जो 25 साल हुए हम सेलिब्रेट करेंगे कि ये जो हमारा हो जाएगा, इसे बोला जाएगा अमृत काल बोला जाएगा। अमृत काल बोला जाएगा, समझना, जो अमृत काल, और इसको बोला गया आजादी का अमृत महोत्सव। कहा जाएगा अमृत काल में क्या करेंगे, उसके बेस पर बनाई गई है पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो अमृत काल के बेस पर बनाई गई है। तो अमृत काल में हम लोग इस बार 7 चीजों को फोकस कर रहे हैं, जिन्हें हमने एक नाम दिया है सप्तऋषि। सप्तऋषि, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तऋषि में 7 चीजें, आप 7 चीजों को याद कर लेना, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था उसमें इस बात को पूछा गया था, जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा सप्तऋषि का पार्ट नहीं है, तो वो सप्तऋषि की बात की गई थी, जो सप्तऋषि हैं। और याद रखना इस सप्तऋषि में, इन सप्तऋषि में ग्रीन हाइड्रोजन को भी फोकस किया गया है। तो मैं फिर से ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा दूंगा एक बार, लेकिन अगर आप ने मेरा होल कवरेज जो है फैब मंथ का, जिसको मैं प्लेलिस्ट में जरूर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, मैं नीचे ऐड कर दूंगा, तो आप उसको ग्रीन हाइड्रोजन पहली न्यूज है उसको जरूर कवर अप करना। वेरी इंपॉर्टेंट, बजट में और हर जगह उसको मेंशन किया गया है। तो ऐसे कर सप्तऋषि की कॉन्सेप्ट यहां पर लाई गई है, हमें इसको याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमारी पॉलिसी हाईलाइट है कि कितनी पॉलिसी लाएंगे, 7, किस बेस पर ला जाएंगे 25 ईयर। इसको क्या माना गया है, इसको 25 का अमृत काल माना गया है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी इसका पूरा बजट का वीडियो बना रखा, प्लीज जरूर उसको देख लेना। बहुत ज्यादा शॉर्ट समरी करके मैंने बताई और बहुत अच्छा वीडियो होगा, ठीक है ना। इसके बाद में मूव करता हूं इसके इकोनॉमिक सर्वे। आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे तो अभी जस्ट मैंने बताया और आप लोगों ने देख लिया, पास्ट का डेटा बताता है वो इकोनॉमिक सर्वे। अब आए हम लोग यहां पर एकलव्य मॉडल स्कूल देखना। एकलव्य मॉडल स्कूल भी बजट में था, बट ये अलग से हाईलाइट करके आया, क्यों सुनना। एकलव्य मॉडल स्कूल जिनका फॉर्मेशन किया गया था 1998 से, इनको बनाना शुरू किया गया था। ये एक ऐसे स्कूल है जिनमें ST कैटेगरी को एडमिशन दिया जाता है। याद रखना ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल मतलब होता है यहां पे रहने खाने का भी आपको दिया जाता है। आपने एक नाम सुना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय। यहां पर भी क्या कॉन्सेप्ट होती है कि स्कूल के अंदर ही आपको रहने रेजिडेंस भी मिलती है और रहने, लेकिन यहां पर ऑल कैटेगरी के लोग रह सकते हैं, बट यहां पर केवल ST कैटेगरी के लोग को रखा जाता है। और अभी क्या हुआ था 2022 में 442 न्यू नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का प्रोविजन किया गया था और
टोटल कितने हो जाएंगे? 574 स्कूल हो जाएंगे भारत में, स्कूल हो जाएंगे भारत में। आप लोग सर यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बजट में इसके लिए अलग से क्या किया गया है? बजट बनाया गया है ताकि इनका प्रोविजन किया जा सके, इनको एक बढ़ाया जा सके। याद रखना, एसटी की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब की मैं बात कर रहा हूं। शेड्यूल ट्राइब जो है इसके लिए कमीशन बना है, जिसे आर्टिकल 338 के ए में लिखा है, इसे बोला जाता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन किया गया था 2004 में। 2004 में नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब का फॉर्मेशन किया गया था। और यही क्या है हमारा है जो इनकी देख रेख का काम करता है। अभी एक आगे चीज आएगी, मैं डिफरेंस बताऊंगा, क्या डिफरेंस होता है एससी, क्या डिफरेंस होता है एसटी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस मैं एक आगे आने वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको यहां पे क्लब मॉडल स्कूल ठीक से समझ में आ गया होगा। मैं मूव करता हूं इसका नेक्स्ट हाईलाइट में, देखते हैं क्या है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन सुनना। कहा जा रहा है इसमें इस बार कि इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में बनकर चलने लगेगी। इसमें फ्यूल के रूप में किसको यूज करेंगे? वो H2 हाइड्रोजन को यूज करेंगे, फ्यूल हाइड्रोजन यूज किया जाएगा। और देखना, कहा जा वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चली थी? वो जर्मनी में चली थी। कहा जा वर्ल्ड की सेकंड हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चलाई गई थी? वो चलाई गई चाइना में चलाई गई है, ठीक है ना। अगर देखा थर्ड कंट्री कौन बन जाएगा, अगर चल गई फिर तो बात की बात होगी, वो इंडिया। बीच में कोई और कंट्री आ जाए तो मुझे नहीं पता, अभी तक अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड पोजीशन को होल्ड करता है। इंडिया में पहली बस कब चलाई गई थी? बस हाइड्रोजन बस चलाई गई थी 2022 में। लोकेशन थी पुणे महाराष्ट्र। और आपको मैंने जस्ट बताया कि जो हाइड्रोजन की कॉन्सेप्ट है, H2 कॉन्सेप्ट है, इस समय इंडिया ने लगभग 19744 करोड़ की फंडिंग की है। किसके लिए? हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए, नॉट हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए क्या किया है इन्होंने? फंडिंग की हुई है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया गया हाइड्रोजन होता है, उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। बात याद रहेगी। वो क्या काम आएगा कि जो हमारी बैटरी उनको रिफिल कर दिया जाएगा और इजीली चलेगा, एग्जॉस्ट के रूप में निकलेगा पानी, नहा मत लेना उससे, ठीक है ना। तो ऐसे क्या बनेगा यहां पे? फ्यूल वर्ड ये बना। अब आते हैं हम लोग दूसरे में। ये न्यूज क्या है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी, इंपॉर्टेंट मार्क करना इस बार के लिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप डेवलपमेंट मिशन सुनना। इस बार के बजट में यहां पर इनके लिए 15,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। 15,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया। आप कहोगे सर 15,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे कितने साल में? तो 3 साल में खर्च किए जाएंगे। तो मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 5,000 करोड़ को 3 साल में डिवाइड करके खर्च किए जाएंगे। आपको सर ये तो बता दिया आपने कि 15 कीजिए, लेकिन ये है क्या पीवीटीजी? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी होगा। सुनना, पीवीटीजी क्या है? जस्ट मैंने कहा कि अभी बताया था एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, और एसटी का ये क्लासिफिकेशन है, उसी का एक रूप है जिसे पीवीटीजी कहा जा रहा है। याद रखना, जो पीवीटीजी है वो इसका फॉर्मेशन 1973 में किया गया था, एक ऐसा ग्रुप। मैं तीनों में डिफरेंस बताता हूं। ये क्या है? देखो 1 2 3 को पहला देखना, एससी क्या होता है? जो 3 से पिछड़े होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक और एक सोशल और एजुकेशनल। अगर ये पिछड़े होते हैं तो हम इसको एससी कहते हैं। एसटी क्या होता है कि इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल तो पिछड़े हैं ही, और ज्योग्राफिकल भी पिछड़े हुए, तो इनको हम एसटी कहते हैं। अब पीवीटीजी क्या है? जो इकोनॉमिकल पिछड़े, सोशल पिछड़े, एजुकेशनल पिछड़े, ज्योग्राफिकल पिछड़े, बट इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज कर रही है, वो कैटेगरी बोलते पीवीटीजी कैटेगरी कहती है, ठीक है ना। अगर देखा जाए भारत में कितनी ऐसी ट्राइब हैं जो पीवीटीजी में आते हैं, उस समय 75 ट्राइब हैं जो पीवीटीजी में आती है। कहा जाए हाईएस्ट ट्राइब कहां पर है, तो इस समय हाईएस्ट ट्राइब ओडिशा में है जो पीवीटीजी की कैटेगरी में आती है। और इनके लिए इस बार हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन कितना किया है? तो 5,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन। और इस समय इसमें बवाल चल रहा है कि अभी तक हमें यह नहीं पता कि कौन लोग पीवीटीजी में आएंगे, हमें नहीं पता है। और सॉरी, कौन लोग तो पता है, लेकिन ये नहीं पता उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कहां पर खर्चेगी, क्या इसका टारगेट क्या होगा, हमें नहीं पता है। बस इसी बात के लिए अभी यहां पर चल रहे हैं बवाल, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें जो पढ़ना था, बजट में जो प्रोविजन था हमने लिख दिया। ये सारे नोट्स आप लोग बिल्कुल बनाते हुए आगे मूव करना। मैं मूव करता हूं इसके नेक्स्ट में।
नमस्ते स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते स्कीम बजट में इस बार प्रोविजन नमस्ते स्कीम का। पहली बात, एग्जाम में नमस्ते स्कीम आ जाए तो हमें समझ में नहीं आई किसको नमस्ते करना है। तो नमस्ते स्कीम जो बिलोंग करती है वो फर्टिलाइजर से बिलोंग करती है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर से बिलोंग करती है, फर्टिलाइजर से बिलोंग करती है। फर्टिलाइजर आपको सर कैसे बिलोंग करती है क्या? हमारा इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे देता है। मतलब इतना पैसा हम लोग फार्मर्स को फर्टिलाइजर देते हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इंडियन मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाए, ताकि क्या हो जाए, हमारी इसमें सब्सिडी बच जाए। अब बात आई उसी के लिए जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम आई है उसे नमस्ते स्कीम कहा गया। तो मैं बेसिकली कहूं व्हाट इज द नमस्ते स्कीम। तो ऑर्गेनाइज जो हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए जो भी स्कीम आई है उसे हमने कहा है कि नमस्ते स्कीम। सुनना, अब अगर बात की जाए इंडिया हाईएस्ट इंपोर्ट किससे करता है फर्टिलाइजर, इंपोर्ट किससे करता है, तो इंपोर्ट करता है इस समय रसिया से करता है। लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया चाइना से करता था। अब हमने चाइना से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं और अभी कम दामों मिलता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इसका, तो फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस समय रसिया। याद रखना, यूएसए जिसने हजारों बैन लगा रखे हैं उसमें, वो भी यूएसए भी पूरा फर्टिलाइजर परचेज करता है रसिया से, बैन लगाने के बाद भी, ठीक है ना। तो मतलब डिपेंडेंट है लोग, इसकी मोनोपॉली लगभग चाइना भी है, मोनोपॉली है इस फर्टिलाइजर में। तो मेरे समझ से फर्टिलाइजर की सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फर्टिलाइजर से, बस फर्टिलाइजर की। इसके आप याद रखना, अभी एक ऐसा स्टेट है जहां पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जा रही, वो सिक्किम इंडिया में, जिसमें कंप्लीटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है सिक्किम। आपको पता है एक देश इस ऑर्गेनिक के चक्कर में बर्बाद हो गया, उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ने जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को फॉलो अप किया तो वहां पे क्या हुआ, 40% प्रोडक्शन डिक्रीज कर गया। याद रखना, एक ऐसा स्टेट है यूपी जिसने क्या किया है, अभी रिसेंटली 10 किलोमीटर का ऐसा कॉरिडोर बनाया है जो गंगा के किनारे होगा, वहां पर कोई भी फर्टिलाइजर को यूज नहीं किया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप लोग इसको कंपाइल करके दोबारा रिवीजन कर सको। आया सोलोमन आइलैंड, क्यों सोलोमन आइलैंड न्यूज में था, आपको पता है सोलोमन आइलैंड में मिलिट्री बेस बना रहा है चाइना। तो पहली बात हमें न्यूज समझ में आ गई। अब यहां से बात क्या, सोलोमन आइलैंड क्या होता है, कहां पे, इस बात को समझना कंपल्सरी हो गया। देखो, अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊं तो सब लोग वर्ल्ड मैप को यहां से थोड़ा सा आइडिया कर लेना। यहां पर है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है सोलोमन आइलैंड। अब मैंने इस सोलोमन आइलैंड को मैंने जूम करके यहां पर बना दिया, तो ये सोलोमन आइलैंड है और सोलोमन आइलैंड के जस्ट बगल में इसी का आइलैंड है। मतलब समझ गए ना, जैसे इंडिया का अंडमान निकोबार, दोनों में समझना। याद रखना, जो ये वाला छोटा आइलैंड था है तो सोलोमन ही और ये वाला भी सोलोमन ही है। तो ये वाला इसमें डोमिनेट करता था, इसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब मेन जो चाइना है अभी ये डोमिनेट करता था, इसकी प्रेजेंस थी यहां पर। और ये बार बार इंडिपेंडेंट की डिमांड कर रहा था, आजादी की डिमांड कर रहा था, किससे, इससे, और मुझे नया देश चाहिए। तो चाइना ने वादा किया, चाइना की काम ही आरामखोरी करना। तो ये क्या करता है, इसने कहा कि आप हमें यहां से इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें आपको पैसा देते हैं। अब ये वाला परेशान हो गया इससे, इसमें डोमिनेट करता था यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया बना है, ऑस्ट्रेलिया यहां पर डोमिनेट करता था, पूरी ऑस्ट्रेलिया की यहां पर चलती थी, समझना। और हुआ क्या, कोविड-19 के बाद ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जमकर रिलेशन खराब हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक बन गए। अब देखना यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ दिन पहले यहां से सिविल वॉर होना स्टार्ट हुआ था। तो इस यहां पर ऑस्ट्रेलिया की 1700 आर्मी यहां पर पड़ी हुई थी, 1700 लोग यहां पर पड़े हुए थे। तो अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया, यहां पर चाइना, और मैं कह सकता हूं यहां पर ताइवान भी सपोर्ट, ताइवान चाइना के एंटी है ना, ताइवान बात देखिए ताइवान। तो ऐसा चल रहा था, लेकिन जब इन दोनों के बीच में चाइना और इनके एंटी हो गए तो यहां पर प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करने लगा चाइना। लॉकडाउन आया, ये सोलोमन आइलैंड जो कि पूरी जीडीपी डिपेंड करती है, इनकी जीडीपी डिपेंड टूरिज्म सेक्टर पर इनकी जीडीपी डिपेंड करती है। और हुआ क्या, कोविड-19 आने के कारण पूरा चौपट हो गया यहां पर इनका टूरिज्म सेक्टर। अब इनको पैसा चाहिए था, पैसा इन्होंने किससे ले लिया, यहां पर चाइना से। जैसे चाइना से पैसा ले लिया, आप समझ गए होंगे कि
अगेन ये अपोज कौन करेगा यहां पर? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने इससे अपोज किया। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी अपने सोल्जर बुला लिए और यहां पर कंप्लीटली प्रेजेंस फिर से किसके आ गए? यहां पर चाइना के प्रेजेंस आ गए। और कभी नहीं चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया कि यहां पर चाइना कोई अपना बेस बनाए। बेस मतलब ऐसी जगह जो आर्मी बेस बनाए। और अब यही आ रहा है कि सोलोमन आइलैंड पर आर्मी बेस बनाने वाला है चाइना। तो बस यही बातें यहां पर न्यूज में चल रही हैं। मेरे समझ से सारे कॉन्टिनेंटल सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहानी क्या थी और किस तरह से इनकी जो ज्योग्राफी है वो बदल रही है। ज्योग्राफी मतलब इनकी पॉलिटिकल अप्रोच किस तरह से बदले, ठीक है ना। तो ये बात यहां पर है। आगे निसार, मार्को वेरी इंपॉर्टेंट। निसार में सर समझना, निसार एक सैटेलाइट है। निसार एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट बनाने वाला कौन है? तो इस सैटेलाइट को बनाया है यूएसए ने। और निसार जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट वेंचर है नासा इसरो, ठीक है ना। तो ये नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। इसरो ने कहा इसरो केवल बनाएगा सैटेलाइट, बहुत कॉस्टली सैटेलाइट है, सैटेलाइट बनाई है और इसरो क्या करेगा? इसको लॉन्च करेगा। अभी आज की कंडीशन, जब ये न्यूज बनी तब की बात नहीं, अभी आज की कंडीशन बताऊं कि उनने बनाकर हमारे इंडिया को भेज दिया है। अब इंडिया का काम है ऊपर इसको ले जाके डिपोज करना। काम क्या करेगा? सरफेस स्टडी, अर्थ की सरफेस की स्टडी करेगा। सरफेस मतलब सतह का अध्ययन करेगा, सरफेस स्टडी करने का काम करेगा। बस इतना बात याद रखना, सरफेस को स्टडी करने का काम करेगा, ये काम करेगा। कहा जा रहा है कि ये इतनी चीजों को, बारीक चीजों को भी मेजर कर लेगा कि हल्का सा भी वाइब्रेशन हुआ कहीं पे, जो चीजें हमारी सरफेस में होने वाली घटनाएं हैं, जो नेचुरल इवेंट्स है, नेचुरल इवेंट समझ रहे ना, जो नेचर के कारण होने वाले इवेंट होगी उनको भी करेगा। और क्लाइमेट चेंज के कारण अगर कोई परिवर्तन होने वाला है उसको भी करेगा। अगर कोई यहां पे मानसून में चेंजमेंट होने वाला है उनको भी ये ऑब्जर्व करेगा। निसार सैटेलाइट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको लॉन्च करेगा इंडिया। अब देखते हैं कब तक लॉन्च करेगा। अब वो जब लॉन्च करेगा तो फिर से दोबारा न्यूज में आना शुरू हो जाएगा। अभी तो बस निसार याद कर लेना है, किसका ज्वाइंट वेंचर है और बहुत भारी भरकम सैटेलाइट है, बहुत भारी भरकम सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो बस इन दोनों को देख लिया होगा। मैं इसरो और इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानूंगा, याद रखना। अभी इसरो का रिसेंटली मैंने क्या किया है, इसरो का एक बहुत शानदार सा वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है। आप क्या करो, इसरो की अगर हिस्ट्री जानना चाहते हो, कौन थे अब्दुल कलाम, कैसे अब्दुल कलाम इसरो में जुड़े और विक्रम साराभाई दोनों के बीच में कैसे बातें होती हैं, सारा मैंने एक बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन करके डाला हुआ है। आप इसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगी, ठीक है ना। मैं मूव करता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी सेटलमेंट। अब देखना, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आरबीआई ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को बदला है। अब ये मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, बातों को समझना। तो मैं थोड़ी सी इसके बेस में जाना चाहूंगा, तब मॉनिटरी पॉलिसी समझ में आ जाएगी, वरना है तो बस इतना ही समझना। मैंने कहा कि यहां पर रेपो रेट को बदला गया है, रेपो रेट के बाद रिवर्स रेपो रेट को अपने आप बदल जाएगा। सीआरआर को जान लेना चाहिए और एसएलआर। अभी तो बस इतना, एसएलआर को जान लेना चाहिए, इतनी बात हो। देखना होता क्या है रेपो रेट। मैंने कहा कि एक आरबीआई बैंक है जो गवर्नमेंट बैंक है, और इस आरबीआई बैंक के बाद यहां पर बतेरे बैंक हैं। कौन कौन सा? एसबीआई है, एसबीआई के बाद एसबीआई, पीएनबी है, पीएनबी के बाद जो भी सारे बैंक हैं। अगर मान लो हुआ क्या कि आरबीआई के पास पैसे की हो गई कमी, तो आरबीआई किससे लेगा? इन एसबीआई, इन बैंकों से लेगा पैसा। जो ये पैसा लेगा उसे बोला जाएगा रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट रेट में लेगा, इंटरेस्ट रेट में लेगा उसे बोला जाएगा रेपो रेट। लेकिन अगर गलती से कभी ऐसा हुआ कि इसको ये लेगा ना, उससे रेपो रेट, जब इनको नीड पड़ी पैसों की, इनको बहुत पैसों की नीड है, तो ये किससे लेंगे? आरबीआई से। जब इनसे पैसे लेंगे उसे बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब समझना, जिस इंटरेस्ट रेट में एसबीआई, पीएनबी ये सब लोन लेंगे वो हो जाएगा हमारा रिवर्स रेपो रेट, और जिस इंटरेस्ट रेट में आरबीआई इनसे लेगा वो हो जाएगा रेपो रेट, ठीक है ना, रेपो रेट। इसके बाद आया सीआरआर और एसएलआर, इसको भी देख लेते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है ना। सीआरआर कैश रिजर्व, बहुत सारी बातें हैं लेकिन बस एसएलआर इतना काफी होगा बताना। देखो ये एक बैंक है, अपना प्यारा सा बैंक है, एसबीआई की कोई भी ब्रांच है या पूरा एसबीआई है। सुबह सुबह मान लो इसमें बहुत सारे लोग यहां पर पैसा जमा करने आए, बहुत सारे लोग पैसा जमा करने आए और ये बैंक में 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए जमा हो गए। जरा बताना कि ये स्टेट बैंक पैसा कैसे कमाता है? तो किसी को ब्याज में, इंटरेस्ट में पैसा देकर पैसा कमाता है। तो अब इसमें एक लोग पैसा लेने आया जिसका नाम था विजय माल्या। इसने इस रेट जितना इंटरेस्ट में देंगे पैसा उतना ही क्या होगा, ये पैसा कमाएंगे। तो विजय माल्या ने से कहा कि मुझे लोन चाहिए। तो ये तो चाहे खुश हो जाएंगे कि लोन लेने वाला है, कितना लोन चाहिए? उसने कहा कि जितना दे सकते हो। 100 करोड़ रुपए दे दिए, मान लो 100 करोड़ रुपए दे दिए। इसके बाद कितना बचा? जीरो। कुछ नील बटे सन नटा हो गए, जीरो बच गया। जब ये इसके बाद जीरो पैसा बचा
बचा। तो अब ये लोग जो पर्सन होंगे, मान लो इसने कोई रात को पी ली, इसका मूड घूम गया, वापस पहुंच गया एसबीआई सुबह सुबह, और एसबीआई से कहा कि मेरे पैसे वापस कर दो, जो भी मैंने 1000-2000 रखे थे। इसने तो पूरा पैसा दे दिया विजय माल्या को। ये थोड़ा कहेगा विजय माल्या जब आएगा तब मैं पैसा दूंगा। जब ऐसा नहीं कहेगा तो ये वाला ये कौन हो जाएगा यहां पर, ये वाला आदमी परेशान हो जाएगा। तो ऐसा बैंक नहीं कर सकता। इसका बैंक क्या करता है, कुछ पैसा अपने पास रखता है, लगभग मैं बोल रहा हूं, अप्रॉक्स बोल रहा हूं 22% पैसा अपने पास, अप्रॉक्स बोल रहा हूं 22% पैसा अपने रखता है। इसको दो फॉर्म में रखता है, एक होगा सीआर कैश रिजर्व रेशियो में रखता है, एक स्टैट्यूटरी लिक्विड एसएलआर फॉर्म का रखता है। जो सीआरआर होगा कैश रिजर्व रेशियो होगा वो लगभग बोल रहा हूं फिर से, लगभग कैश रिजर्व 4% के आसपास होता है, और एसएलआर लगभग 18% के आसपास होता है। ये हुआ ये। लेकिन इनमें जो चेंजमेंट किया जाता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जो घटाया या बढ़ाया जाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी है दो फॉर्म का। अब जो यहां पे सीआरआर फॉर्म का होता है मतलब सीधे गड्डियां रखी हुई है, कैश रखा हुआ है, और जो एसएलआर फॉर्म का है मतलब शेयर रखे हैं, बॉन्ड रखे हैं, बॉन्ड पर लैंड रखी है, लैंड के बाद जो जितने भी जहां पे हमें थोड़ा पैसा कमाया जाता है उस फॉर्म का रखा जाता है। तो ये होता है सीआर, और इनमें जो चेंजमेंट होगा वही कहलाएगा सीआरआर, वही कहलाएगा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है देखो, इसके लिए कमेटी बनती है और ये 2016 से बनने लगी है, 2016 से बनती है। और याद रखना इसमें दोनों लोग होते हैं, अब गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं और गवर्नमेंट के आरबीआई के लोग भी होते हैं। लीड करते हैं इसको आरबीआई के गवर्नर, जो इस समय आरबीआई के हेड हैं, जिसे गवर्नर कहा जा रहा है, वो हैं इस समय शक्तिकांत दास है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। और एट प्रेजेंट आज आप लोग जब भी एग्जाम देने जाओगे तो इसको गूगल करके जाओगे, क्योंकि ये बदलते रहते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो यहां पर मैंने कहा कि आरआर इस समय रिवर्स रेपो रेट कितना है, यहां पर 6.25% है। तो ये आरआर कितना है, 6.25%। मैं बता दूं बढ़ा हुआ है काफी ज्यादा अभी, क्योंकि इसे अप्रॉक्स होना चाहिए था 4% के आसपास। और ये बढ़ने से क्या घाटा होता है कि हमारे यहां मार्केट में पैसा फ्लो कम हो जाता है, मंदी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहां से क्या जाएगा, रिवर्स रेपो रेट कितना हो जाएगा, हमेशा जो रेपो रेट होगा वो बड़ा होगा, रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये पहुंच गया 5.90%। सीआर पहले क्या होता था, इसमें 1% ही होता था, लेकिन अब तो ज्यादा कर दिया गया। सीआर कितना 4.5, मैंने कहा कितना होता है, लगभग 4%। ये भी बड़ा हुआ है, कितना 4.5% है। इससे क्या फायदा होगा, लोन कम दिया जाएगा। लोन कम दिया जाएगा तो होगा क्या, बैंक सेफ भी रह सकते हैं और मार्केट में जो चीजें उनकी दाम कम हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे एसएलआर 18% ही किया गया है। तो आप हर बार देखना, इससे गैस करना और इसको कंपेयर करते हुए हर बार पढ़ते रहना। तो ये हुआ सीआरआर और एसएलआर कंसेप्ट। आते क्यूआर कॉइन बेस्ड वेंडरिंग मशीन, क्यूसीवीएम, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। सुनना अभी क्या प्रॉब्लम आई है कि हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, अगर मैंने ये अपने प्यारे भारत का मैप बनाया, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया बनाया, कहा जाए कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को डिवीजन कौन करता है, तो बीच में एक हिल आती है सतपुड़ा हिल। सतपुड़ा हिल के ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं और इसके नीचे वाले को साउथ इंडिया कहते हैं। याद रखना, कहा गया नॉर्थ जो इंडिया, उसमें क्वाइन, जानते हो ना, क्वाइन सिक्के, उनकी वैल्यू कम हो चुकी है। वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ क्वाइंस कम हो चुके हैं। साउथ इंडिया में जो क्वाइन है वो ज्यादा हो चुके हैं। जहां पर मंदिर ज्यादा होंगे वहां पर डोनेशन होगा। अगर डोनेशन आपको चिल्लरों में होता है तो उसी कारण चिल्लरों की वैल्यू कहां पे बढ़ गई है, नीचे बढ़ गई है। मतलब अब जो हमारा डिस्टर्बेंस आ चुका है, अब कहा गया है कि काम करें कि हम एक मशीन बना देते हैं, एक मशीन बनाते हैं। मशीन तो पहले भी बनी हुई थी, और इस मशीन में आप यहां से नोट डालो, 100 का नोट डालोगे, 100 नोट डालोगे, तो यहां से 100 चिल्लर निकल आएंगे, एक ही दो के नोट निकल आएंगे। मेरी बात समझ गया क्या? तो पहले ऐसा होता था, लेकिन कहा गया कि इसको नया सिस्टम बना देते हैं। अभी एक नया सिस्टम बनाया गया और उसमें इस कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक लगा दिया गया क्यूआर कोड। सब जानते हो क्यूआर कोड क्या होता है, खूब स्कैन करते हो। जैसे यहां पे क्यूआर आपने स्कैन किया तो मतलब अब जो पैसे पे किए 100 रुपए वो क्यूआर कोड से किए, और यहां से क्या निकल जाएंगे, मनी निकल जाएगी। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो याद रखना इसको आरबीआई लॉन्च करने वाला है। आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है, मैं करूं, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है कि अभी ऑन गोइंग है। जब इसकी सक्सेस होगी तो इसको देखा जाएगा। बस इतनी बातें याद करनी। हाँ, ये देख लो आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1934 के एक्ट से हुआ था। और कब बनकर तैयार हुआ था, 1935 से इसने फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी। 1 अप्रैल से इसने फंक्शनिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। बाद में इसको नेशनलाइज किया गया, सरकारी किया गया, नेशनलाइज किया 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। याद रखना एसबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था 1955 में, सॉरी 1945 को। और 14 बैंक 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो किया था 1969 में।
सारी बातों को, डेटा को अलग अलग याद करना। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी 1949 आता है, कभी 1955 आता है, कभी ये कभी 14। 90% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, और 1% क्वेश्चन, जो 10% क्वेश्चन मुझे ये एसबीआई का बहुत कम, अगर 1-8% पूछा गया होगा तो पूछा होगा बैंकों के एग्जाम में, आपके एग्जाम में फिर भी ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मेरी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, आरबीआई सबके बारे में आपको समझ में आ गया। लिथियम रिजर्व डिस्कवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इस बार के लिए। देखना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या एनालिसिस वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इस समय लिथियम आपको अगर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो लिथियम लिथियम जो लिथियम है उसको डिस्कवर्ड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर में इसको डिस्कवर किया गया है। याद रखना जो इसमें मिला है, जितना लिथियम मिला है लगभग 60 लाख टन का रिजर्वायर मिला है, 60 लाख टन का रिजर्वायर मिला है, जो कि वर्ल्ड में इंडिया की कोई होल्ड नहीं थी, और वर्ल्ड में इंडिया अब सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया हो चुका है अब, ठीक है ना। भारत दूसरा लार्जेस्ट, फर्स्ट नंबर में कौन है आज इंडिया में? पेरू, है ना। पेरू जो है इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस बात का इस समय? लिथियम का। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया लिथियम। आपको सर इतनी वैल्यू क्या है लिथियम की, तो सुनना, लिथियम से ही बनती है लिथियम एलआई, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम बैटरी बनती है। और आपको पता है कि वर्ल्ड में कितनी डिमांड है लिथियम की। हम लोग हर साल इंपोर्ट करते हैं 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का हम लोग लिथियम पर। अब हम क्या करेंगे? इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इंडिया की वैल्यू जरूर बढ़ेगी, ठीक है ना। और इसको अप्रोच किसने किया है? इसको लीज में लेने के लिए यूएसए ने अपने हाथ बढ़ाए कि हमें दे दो और हम लोग इससे ये कर लेंगे। हम देने वाले हैं क्या? नहीं देने वाले, ठीक है ना। इसके पहले अगर पूछा जाए कि इंडिया में एक जगह और कहां पर मिला था, तो कर्नाटका में एक जगह और लिथियम मिला था, बट वो बहुत छोटी क्वांटिटी में पाया गया था, और अभी इसको जम्मू कश्मीर में इसको खोजा गया है। बस इतनी बातें याद रखना। अर्थक्वेक इन टर्की, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कंट्रीज के मैं नेम बोलता जाऊंगा, जैसे पेरू, यहां पे भी कुछ दिन पहले वॉर चल रहा था, सिविल वॉर जैसा स्टार्ट हो गया था। और अर्थक्वेक टर्की, जितने भी कंट्री के नाम बोलूं, प्लीज इन कंट्री के आप लोग अपने कैपिटल और करेंसी और उनकी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के नाम याद करते हुए चलना, प्रेसिडेंट के नाम ही याद करते हुए चलना, ठीक है ना। खुद से कर लेना, मैं इस बातों को यहां पर मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। हुआ क्या है कि अर्थक्वेक आया कहां पर? अर्थक्वेक टर्की और सीरिया में। समझना, अर्थक्वेक कितना आएगा? लगभग 7.8 इंटेंसिटी का आया है, और एक आया 7.5 इंटेंसिटी का। कहां पर आया? टर्की में अर्थक्वेक है। अब याद है ना, टर्की, देखो टर्की ये एक मुस्लिम कंट्री है, यहां पर सारे मुस्लिम रहते हैं, और ये दो कॉन्टिनेंटल से बाउंड्री लगाता है, एक यूरोप से और एक एशिया से। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ यूरोप कहते हैं, गेटवे ऑफ यूरोप कहते हैं, यूरोप का द्वार कहते हैं, गेटवे ऑफ द यूरोप कहते हैं। सुनना, अब यहां पे जब आया तो इसमें अप्रॉक्स आइडिया है अभी तक कि लगभग 50,000 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए। अब 50, इसके पहले इनके यहां बहुत साल पहले, 100 साल पहले इतना मैसिव अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक क्यों आता है? यहां पे प्लेट टकराती हैं। अब यहां पर प्लेट क्या होती है? तो अर्थ के चारों ओर जो प्लेट होती है, अर्थ में जो बनी होती है वो प्लेट होती है। ये समझाने का थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं प्लेट को भी समझाता। और यहां पर जंक्शन बनता है प्लेट का, यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, एशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, एशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का जंक्शन बनता है। जंक्शन मतलब 3 प्लेटें बनती है, और जो 3 प्लेटें, एक प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, जो 3 प्लेटें बनती हैं, इस पॉइंट में जंक्शन बनता है, और इस कारण से बराबर अर्थक्वेक आते हैं। मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, कहोगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप बोला तो मैं कमेंट में भी आपके लिंक को कॉपी कर दूंगा। तो ये जंक्शन पड़ता है, इस कारण से जंक्शन पड़ने के कारण यहां पर मैसिव अर्थक्वेक आते हैं, मैसिव, हर साल इसमें आते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मैसिव अर्थक्वेक था। इंडिया ने इसमें इनको हेल्प करने के लिए ऑपरेशन, दो वेरी इंपॉर्टेंट, देखना कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑपरेशन दोस्त चलाया, बहुत सक्सेसफुल मिशन था इंडिया का, सक्सेसफुल मिशन था। याद रखना, ऑपरेशन गंगा से कंफ्यूज मत होना। ऑपरेशन गंगा जो था वो यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन दोनों के लिए चलाया गया था, दोनों में वॉर में फंसे लोगों को बाहर की तरफ निकालने के लिए चलाया गया था। बात याद रहेगी आप लोग को, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें थी जो अर्थक्वेक के बारे में आप लोग को यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कहां से क्या था, टर्की क्या है, टर्की आप लोग इसकी
कैपिटल, करेंसी और इन चीजों को देख लेना। आपको पता होगा टर्की में भी बैन लगाया गया था, किसने, जो यूएसए ने उस पर बैन लगा रहा है, किसको, इसने S-400 परचेज किया है। और S-400 कहां से परचेज किया है, तो इसने रशिया से परचेज किया। याद रखना टर्की एक नाटो कंट्री है, टर्की एक नाटो कंट्री। और याद रखना हमारे इंडिया ने इतनी हेल्प करने के बाद भी यहां पर प्राइवेट आर्मी चलती है, और जो प्राइवेट आर्मी है वो क्या करने वाली है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय होने वाली है, पाकिस्तान का साथ देने के लिए अप्लाई होने वाली है। ठीक है ना, तो मतलब हम कितना भी साथ दे लें, दोगलापंथी चलती रहेगी। ठीक है ना, आगे मूव करता हूं। हाँ, बीमारू देखो एक टर्म्स था, बीमारू एक टर्म है जो कि 1980s में जनरेट हुआ एंड और इस बार फिर से अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इस बीमारू का नाम लिया। आपको सर बीमारू क्या है, तो देखना बीमारू एक ऐसी जगह है, बीमारू मतलब यहां से BI से बना बिहार, बीमारू में बिहार M से बना, यहां पे MP मध्य प्रदेश, MA मध्य प्रदेश, MP बना, R से बना राजस्थान और U से बना उत्तर प्रदेश UP। तो इनको बीमारू स्टेट कहा जाता है। मतलब ये किस इकोनॉमिकल रूप से बहुत नीचे रहते हैं, एजुकेशन से नीचे रहते हैं, जेंडर इक्वलिटी में नीचे रहते हैं, इस कारण से इनको बीमारू स्टेट कहा जाता है। तो अभी बहुत दिन बाद इस टर्म को यूज किया गया था, इस कारण से क्या हुआ, इसको बीमारू फिर से न्यूज में आ चुका था। आप लोग याद रखना व्हाट इज द बीमारू। बीमारू में कितने स्टेट आते हैं, तो बीमारू में 4 स्टेट आते हैं, 4 राज्य आते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोग को। आप इनके सबके एक बार सीएम को जरूर देख लेना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है ना, बस इतना देख लेना। सीएम आसान सा है, सबको पता होगा, बिहार नीतीश कुमार, MP शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में सबको पता होगा गहलोत साहब है, UP में बाबा योगी आदित्यनाथ है। तो बीमारू में 4 स्टेट आते हैं, उन 4 स्टेटों को एक बार देख लेना। फिर से टर्म्स आ रहा था फैब में बार बार, तो इस कारण से इसको यूज किया गया। हाँ, इंपॉर्टेंट होलसेल इन्फ्लेशन जो हो गया है वो क्या है, इसमें 2 ईयर में लोवेस्ट 4.7%। पहली बात हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं, ये हर बार बदलता रहता है। तो फैब में बढ़ा हुआ था, फैब में इतना था कंपेयर टू जन हर साल हर मंथ में आता है, तो हम कब तक याद करेंगे। लेकिन हमें ये बात पता है होलसेल इन्फ्लेशन, देखो 2 इन्फ्लेशन होते हैं, एक कंज्यूमर का और एक होलसेल का। याद रखना कंज्यूमर इन्फ्लेशन और एक होलसेल इन्फ्लेशन। जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन होती है इस पे क्या करते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इस बेस पे डाटा बनाती है। और होलसेल पे कंज्यूमर बेस पे RBI हमारी डेटा बनाते हैं, RBI डेटा। याद रखना कंज्यूमर में केवल गुड्स आते हैं, गुड्स को देखा जाता है, और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, जिनके बेस पर क्या किया जाता है, हमें इन्फ्लेशन को मापा जाता है। ठीक है ना, एक्चुअल डाटा यही देते हैं इन्फ्लेशन का। होलसेल का मतलब समझ गए होगा कि होलसेल मतलब एक साथ करना, कंज्यूमर मतलब एक एक करके करना। थोड़ा सा इकोनॉमी का टर्म है, आपके एग्जाम में फिर भी इकोनॉमी कम आती है, तो इस बेस पर ये नीड में कोई याद करने की नीड नहीं है इस डेटा को। ठीक है ना, होलसेल। हाँ, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा प्लीज समझना ठीक से। क्या है देखो, यहां पे क्या है, लद्दाख ए फ्रेजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। क्या है यहां पर लद्दाख, देखो पहली बात लद्दाख क्या है, तो लद्दाख एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी किससे अलग हुआ था, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर यूटी बनाया गया था। और याद रखना इस लद्दाख जो बॉर्डर लगाता है वो अस्काई चीन से लगाता है, अस्काई चाइना से लगाता है, POK से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगाता है, पाकिस्तान से लगाता है और चाइना से लगाता है। ये इतने से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है ना, तो ये हुआ कौन सा हमारा लद्दाख का रीजन। लद्दाख में ही लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में ही लोकेटेड है कौन, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों लद्दाख में लोकेटेड है। अब यहां मुद्दे वाली बात आती है, ये क्या नीड कर रहा है कि हमको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है कि इसको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब आई 6 शेड्यूल की कहानी कि 6 शेड्यूल क्या होता है और क्यों डिमांड कर रहा है, इसकी क्राइटेरिया क्या होता है, डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा। हमें आप लोग यहां तक बात समझ गए। और एक और डिमांड है, इसकी डिमांड क्या है कि हमें एक फुल फ्लेजेज स्टेट बना दिया जाए। आप स्टेट और यूटी का मतलब जानते होंगे, जब भी यूटी आएगा तो यूटी में हमेशा जो गवर्न कर रहा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा होता है, और जो स्टेट होता है उसको जो गवर्न कर रहा होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब सीएम कर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर। दोनों में डिफरेंस है। यहां पर मोदी जी का रूल चल रहा होगा और राजस्थान तो यहां पे गहलोत साहब का रूल चल रहा होगा। तो कुछ ऐसे करके यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा। अब
आते हैं हम लोग इसमें 6 शेड्यूल और डिमांड क्या। देखो यहां पे कहना है कि इसका कि जो 6 शेड्यूल होता है, पहले 5th 5 और 6 दोनों को देखना। 5 शेड्यूल की क्या बात है, 5 शेड्यूल में क्या होता है कि ऑल इंडिया में जहां पर भी एसटी रीजन होता है उसको एलोकेट किया था। लेकिन 6 शेड्यूल का कहना क्या है, 6 शेड्यूल का कहना क्या है कि यहां पर केवल 4 राज्य 80 जो स्टेट हैं उनकी बात, 80 से असम के बाद त्रिपुरा के बाद यहां पर मेघालय और मेघालय के बाद मिजोरम, इतने स्टेट की बात की जाए कि इतने स्टेट में 80 में यहां पर डालने से क्या फायदा होता है कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट को भी एक अथॉरिटी मिल जाती है, डिस्ट्रिक्ट पावरफुल बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट को पावरफुल। यहां पर डिस्ट्रिक्ट पावरफुल नहीं बनती है, ठीक है ना, बस यहां पर स्पेशल स्कीम आती रहती है, स्पेशल स्कीम आती है। इस कारण 6 शेड्यूल की बात करता है। हर स्टेट में कोई ना कोई एरिया एसटी एरिया होते हैं। जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में नीचे झालावाड़ बांसवाड़ा जैसे एरियाज होते हैं जो एसटी एरियाज में आते हैं। सेम 6 शेड्यूल में 80 आते हैं और ये डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल में डाला जाए ताकि ऑटोनॉमस मतलब डिस्ट्रिक्ट को पावरफुल बनाया जा सके। जैसे आप देखो इस समय सेंटर होता है पूरे ऑल इंडिया में, सेंटर पावरफुल होता है, सेकंड नंबर में स्टेट पावरफुल होता है और स्टेट सबको रूल करता है। इनका कहना है कि एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी जो डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर क्या बन जाए, यहां पर पावरफुल बन जाए। तो कुछ इस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर 6 शेड्यूल में डाल देना चाहिए क्योंकि यहां पे एसटी पॉपुलेशन होती है। हाँ, यहां पर देखा जाए तो मैं इसकी बात करूं, यहां पे इसकी क्राइटेरिया क्या है, एसटी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो याद रखना लद्दाख में 95% एसटी पॉपुलेशन तो बन सकता है, बन सकता है। और याद रखना यहां पे जो कमेटी बनाई गई थी अभी कुछ दिन पहले उसकी रिकमेंडेशन थी कि हां इसको 6 शेड्यूल में डाल देना चाहिए। तो आप कहोगे सर 6 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल दिया जाता, डाल देना चाहिए, कितना आसान से तो काम है। मैंने कहा लेकिन इसमें एक बात और लिखी है कि ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होना चाहिए तभी वो बन सकता है क्या 6 शेड्यूल का पार्ट। और क्या ये नॉर्थ स्टेट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है? नहीं, लद्दाख जो है वो बेसिकली पार्ट है नॉर्थ मतलब कहां का, जम्मू एंड कश्मीर का तो नॉर्दर्न पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का तो नॉर्दर्न पार्ट है। आप कहोगे सर इसमें चेंजमेंट करना, हाँ चेंजमेंट करके जो भी किया जाता है किया जाए वो बात की बात है। और इनकी एक डिमांड और है कि हमें स्टेट बना दिया जाए। आप कहोगे सर स्टेट बन सकता है, हाँ बन सकता है। स्टेट बनाने के लिए हमें पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट बनाने के लिए हमें स्टेट बनाने पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट करना पड़ेगा, बस पार्ट 1 में चेंजमेंट करना पड़ेगा। और इनका कहना है कि जो सिक्किम है उसकी पॉपुलेशन लगभग 2.5 लाख है। सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 लाख है और उस बेस पे वो स्टेट बना हुआ है। तो हमारी पॉपुलेशन तो फिर भी 3 लाख पहुंच रही है, तो हमें क्यों नहीं स्टेट बना दी जाए। एक और इनकी थर्ड मांग है। क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर अगर ये 6 शेड्यूल में नहीं रखा जाता तो क्या होगा, तो यहां पर कोई भी इंडस्ट्री आके जाके अपने लगा सकती है। अगर 6 शेड्यूल में रख दिया गया तो यहीं के लोग यहीं पे जमीन खरीद के यहीं पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई बाहर का आदमी आकर यहां पे नहीं रह सकता। इस कारण भी इनकी डिमांड है और इसीलिए ताकि वहां पे हेरिटेज बने रहे, वहां को कंजर्व किया सके, उसलिए यहां पर डिमांड करें 6 शेड्यूल की। और सोनम वांगचुक जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, फुंगसुक वांगडू का, फुंगसुक वांगडू कहां पर थे, फुंगसुक वांगडू का 3 इडियट वाली मूवी में लास्ट में जो एक आप स्कूल देखते हो और ज्यादा लास्ट में मत चले जाना, वहां पे कुछ और होता, थोड़ा पीछे रहना। तो वो जो स्कूल होता है उस स्कूल में क्या होता है, उस स्कूल में जो बनाने वाले वो फुंगसुक वांगडू थे, एक्चुअली उनका नाम सोनम वांगचुक था। तो सोनम वांगचुक ही यहां पे 4 डे के फास्ट में, 4 दिन के फास्ट में बैठे हुए थे ताकि हमें इनको वहां पर 6 शेड्यूल में रखा जाए, ऑटोनोमस अथॉरिटी दिए ताकि दूसरी इंडस्ट्री ना जाए और उनको स्टेट बनाया जाए। ये सारे लद्दाख के मैटर हो गए, ठीक है ना। सारे लद्दाख के इश्यूज मैंने यहां पर बता दिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के नोट्स बना लेना। मैं मूव करता हूं आगे में। साइक्लोन क्या है, गारबेली है ना, गारबेली ही लिख लेना, ठीक है ना। ये साइक्लोन, पहली बात ये साइक्लोन आया कहां पर है तो देखो इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ बस नाम बस इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ये कहां पर आया तो ये न्यूजीलैंड में आया। अब देखो ना, जब न्यूजीलैंड में आया तो न्यूजीलैंड कहां पर लोकेटेड है पूरे वर्ल्ड में, इसको देखना। इसकी स्पीड 119 किलोमीटर से 157, तो मैं लिख देता हूं 119 किलोमीटर पर आवर से प्लस में थी, कहां पर ये साइक्लोन, तो देख लो ये कहां पर है। मैं इस वर्ल्ड मैप को यहां पर बना दूं। इस वर्ल्ड मैप में अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया बनाया था, देखना जब ऑस्ट्रेलिया कुछ ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री है, इसके नीचे यहां पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है और इस ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहां पर न्यूजीलैंड है। तो इस न्यूजीलैंड में आया था, तो इतना इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारे रीजन में आता, इस रीजन में कहीं आता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता। तो बस इतना याद रखना। कहां पे आया था? न्यूजीलैंड में आया था साइक्लोन। इसकी स्पीड 119 किलोमीटर से ज्यादा थी, 57 तक पहुंची थी। तो ऐसे ये बनाया गया है। और याद रखना थोड़ी सी साइक्लोन के बारे में, ठीक है, साइक्लोन के बारे में तो अलग से पूरा लेक्चर बनना चाहिए कि साइक्लोन कैसे आते हैं, नहीं आते हैं। मैं इसके वीडियो को एक बार बना दूंगा, आप एक दो दिन में चेक करना, आपको इसका साइक्लोन का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बना हमारा कौन सा, साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन न्यूजीलैंड में आया था। बस इतनी बातों को आप लोग याद रखना। हाँ, कोई मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि साइक्लोन यहाँ पे न्यूजीलैंड के रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें रिजाइन दे दिया है। न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? न्यू पीएम का नाम जरूर बताना कि न्यूजीलैंड के न्यू पीएम का नाम कौन है, प्लीज जरूर बताना, इंपॉर्टेंट है। उन्हें बहुत अच्छे काम किए थे। कोविड-19 को जितने अच्छे से संभाला था वो काबिले तारीफ था उनके लिए, ठीक है ना। अब आया कौन सा, अच्छा, AMR, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतनी बात को सुनना। ये AMR हमेशा न्यूज में रहेगा, तो मैं इसको कहता हूं कि आप लोग इंफॉर्मेटिव रखो। इंफॉर्मेटिव का मतलब है कि आगे चल के लगातार न्यूज में बना रहेगा। AMR क्या होता है, बस ये बात समझना। आप सब लोग एंटीबायोटिक खाते होगे, एंटीबायोटिक याद रखना। एंटीबायोटिक ज्यादा खाने से जो आप में जो एंटीबायोटिक मतलब आप में कोई बैक्टीरिया आया, उसको अपने मारने के लिए एंटीबायोटिक खा ली, वो मर गया। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, उसको रजिस्ट कर लेता है। रजिस्ट मतलब रोक लेता है। रोक लिए तो जितनी एंटीबायोटिक देखो वो उसको खाने का काम करेगी, वो बढ़ने लगती है। हमारे भारत में हम लोग इतनी एंटीबायोटिक खा लेते हैं कि हमारी बॉडी किसी को रेजिस्टेंस बना लेती है और वो हमेशा डेवलप करने लगती है। तो कहा दुनिया में जो नई पैंडेमिक चल रही है वो ये इसकी चल रही है, फिर उसके ऊपर कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं कर सकती, मेडिसिन वर्क नहीं कर सकते। और पूरे साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इससे मर जाते हैं। लोग को पता ही नहीं चलता कि हमें हुआ क्या था। तो अब जो नई बातें चलेंगी, पूरे साल तक सब बातें चलेंगी, वो AMR की बातें चलेंगी। तो आप थोड़ा सा क्या करना है, यहां पर सतर्क रहना AMR से। अगर नई न्यूज बनती है AMR से के बारे में या कोई पॉलिसीज आती है तो हम उसमें नजर बना के रखेंगे, क्योंकि साल की अभी शुरुआत है, ठीक है ना। मैं मूव करता हूं इसके नेक्स्ट में, बस इसका नोट्स नहीं, उसका नोट्स बना लेना। विंडफॉल टैक्स इंपॉर्टेंट, विंडफॉल टैक्स इंपॉर्टेंट मार्क करना। होता क्या है, और विंडफॉल टैक्स देखो किस पर लगाया जाता है। विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट इंपोज करती है, सरकार इंपोज करती है। और किस पर, कंपनीज पर इंपोज करती है, कंपनीज पर इंपोज करती है। और विंडफॉल टैक्स अभी क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इंक्रीजेस कर दिया गया, इंक्रीज कर, किसने किया, गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया। ऑल कंपनीज पर किया। किन कंपनी पर किया, जितने पेट्रोलियम कंपनी है उन पर इंक्रीज किया गया। आप सर विंडफॉल टैक्स होता क्या है, तो इसको समझना। मैंने कहा कि अभी चल रहा था रसिया और यूक्रेन वॉर। तो रसिया ने क्या किए, इंडिया इससे ऑयल परचेज कर रहा है। इंडिया मान लो पहले ऑयल परचेज करता था 100 रुपए लीटर, और यहां पे 100 रुपए लीटर परचेज करता। यहां पे एक कंपनी थी ONGC, एग्जांपल दे रहा हूं, ONGC, ये भी ONGC जो कंपनी किसकी, इसी इनकी पेट्रोलियम की। ONGC ने क्या किया, 100 रुपए लीटर खरीदा, रिफाइन करके इसको बेच दिया यहां पर 115 रुपए लीटर। तो 15 रुपए इन सबने मिलकर कमा लिए, ठीक है ना। अचानक क्या हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ यूक्रेन से। अब इससे कोई ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। तो इंडिया ने कहा कि मैं ऑयल तो परचेज करूंगा, लेकिन मैं सस्ते दामों में परचेज करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी मजबूरी तो। इसने अब इसको 50 रुपए लीटर से देना शुरू किया। अब इसके पास कितना आया, 50 रुपए लीटर से इसके पास क्या आया, यहां पर यह आया। अब जब इसके 50 रुपए लीटर से इसके पास आया, तो अब यहां पे इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो पहले 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब ये प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा इसका, 65 रुपए का। आप बताओ इस कंपनी ने कौन से ऐसे तीर मारे जिसके कारण से इसके प्रॉफिट बढ़ गए। तो आप कहोगे सर ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि उसने वहां से टाई अप किया कि हम इसको सस्ते दाम कह देंगे। इसको मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ा, क्योंकि इसकी मजबूरी थी। तो ऐसा कि जब किसी भी ऐसा प्रॉफिट, ये 50 रुपए का ऐसा प्रॉफिट है जिसमें कंपनी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा प्रॉफिट जिसपे कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता, सीधे गवर्नमेंट का रोल होता है, या किसी का भी रोल होता है, या एनवायरमेंट का रोल होता है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है, और उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स मतलब हवा के झोंके की तरह एक टैक्स, जो हमें पैसा बढ़ा उसमें जो प्रॉफिट लेते हैं उसे विंडफॉल टैक्स करते हैं। मेरी समझ से ये बात समझ में आ गई होगी। गवर्नमेंट इंपोज कर दी। अभी किन कंपनी को बढ़ाया गया, तो पेट्रोलियम कंपनी पर, क्योंकि ऑयल में बहुत भारी पैसा कमाया
बढ़ाया। याद रखना आज भारत इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है रसिया से सबसे ज्यादा हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात और देखना कि वेपन्स की बात करूं तो इंडिया इस समय रसिया से हाईएस्ट इंपोर्ट कर रहा है, रसिया से इस समय 45% वेपन को इंपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर में इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, फ्रांस से इंपोर्ट कर रहा है, और थर्ड नंबर में इंडिया यूएसए से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। और इंडिया कितना 11% वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और याद रखना सेकंड नंबर में 9.6% में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूएई। तो आज भी भारत में सबसे बड़ा इंपोर्टर बना हुआ है कौन? इंडिया बना हुआ वेपन्स का। और कहां से परचेज कर रहा है? रसिया से। हम लोग S-400 भी रसिया से परचेज कर रहे हैं और उसकी शिपमेंट आना शुरू हो गई है, S-400 की शिपमेंट आना शुरू हो गई है। तो जितनी बातें थी वो सारी बातें हम लोग यहां से पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग इनको देखते रहना, ठीक है ना। मैं मूव करता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखते हैं क्या है। इस बार के बजट में भी इसका प्रोविजन किया गया था, है क्या? पूरी बात को समझना। मैंने कहा कि ये अपना इंडिया प्यारा भारत है। इंडिया पहले देखना कहां पर है, तो ये वाइब्रेंट विलेज लॉन्च किया गया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, इंडिया चाइना बॉर्डर पर लॉन्च किया गया है, चाइना बॉर्डर पर लॉन्च किया गया है। और इंडिया चाइना कितनी बॉर्डर पर? 46 बॉर्डर पर लॉन्च किया गया है। टोटल मिला के कितने स्टेट में? तो 5 स्टेट पे लॉन्च किया गया, 5 स्टेट पे लॉन्च किया गया। और 5 लगभग कितने? लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट, 19 जिले में इसको लॉन्च किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ मूव करते हैं इस प्रोग्राम क्या था। देखो था क्या, ये अपना इंडिया, ये प्यारा भारत है, और इस इंडिया में ये है चाइना है, ठीक है ना। ये चाइना, अब देखना इस चाइना के इस किनारे बॉर्डर पे, इस किनारे बॉर्डर पे क्या है? यहाँ पे सिक्किम आया, ये सिक्किम। इस बॉर्डर पे जितने गांव थे, विलेज थे, वो क्या थे? यहाँ पर सुविधाएं ना होने के कारण ये मेनलैंड इंडिया पे आ गए, तो यहाँ पर पूरा खाली हो गया था। जैसे ये खाली हो जाएगा तो होगा क्या? ये चाइनीज हैं, कभी भी आके, छोटे तो होते हैं, जाके घुस के बैठ जाएंगे यहाँ पर, तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे लोग, और बाद में कहेंगे हमने तो यहाँ पर झंडा गाड़ दिया, ये हमारा एरिया है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हो रहा था। और दूसरी सुविधा देखना, अगर कोई सोल्जर्स यहाँ पे गया, एक भी गांव नहीं है, मान लो सोल्जर्स को पानी प्यास लगी, नहीं है पानी, तब वैसे गांव होता तो गांव से पानी मांग लेता। और अगर कोई भी गतिविधि हो रही तो वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं गांव वाले कि ऐसा हो रहा है, चाइना ऐसा कर रहा है। तो यहां पे हमें नीड पड़ी कि हम इन किनारे जो बॉर्डर विलेज है इनको डेवलपमेंट करें, तो उनके लिए इस बार फंडिंग की गई है बजट में, और यही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर एरिया, किसके बॉर्डर एरिया को डेवलप करना? इंडिया चाइना, इंडिया प्लस चाइना बॉर्डर को डेवलप्ड करना, बॉर्डर के विलेज को डेवलप करना, बॉर्डर के विलेज को डेवलपमेंट करना ही क्या कहलाएगा? हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कराएगा, ठीक है ना। अगर देखें तो इंडिया चाइना के बीच में जो फैक्चुअल है वो तो आपने लिख दिया, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में 5 जो हमारे हैं, 5 स्टेट आते हैं। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 में लद्दाख हो जाएगा, जो कि एक यूटी है, लद्दाख एक यूटी, एकमात्र यूटी है। लद्दाख के बाद आ जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड बाद सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इतने स्टेट से बाउंड्री, 4 स्टेट और एक यूटी से। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की बॉर्डर लगाता है इंडिया। और एक बात देखना, नाम क्या है इनका? तो मैकमोहन लाइन जो है वो किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। याद रखना LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, यस, LAC भी यहां पर लोकेटेड है, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, लद्दाख में। याद रखना पैंगोंग सो लेक जो है, पैंगोंग सो लेक जो है वो भी लोकेटेड है यहीं पर। और पैंगोंग सो जो लेक है वो कहां पे? इंडिया और चाइना दोनों में, इंडिया प्लस चाइना दोनों में। मैं पैंगोंग सो लेक को बना दूं तो कुछ ये पैंगोंग सो लेक बन गई, और इस पैंगोंग सो लेक में के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये पैंगोंग सो लेक है, आधी इंडिया में आती है, आधी चली जाती है चाइना में चली। याद रखना इसकी लेंथ कितनी है? 135 किलोमीटर की लेंथ में। और यहां पे जो इसकी 8th फिंगर है, इस 8th फिंगर में क्या बनी हुई है? यहां पर LAC बनी हुई, ठीक है ना। 8वीं फिंगर पर LAC बनी हुई है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कवर की, और सारी बातें हम धीरे धीरे कवर करते हुए जा रहे हैं। तो आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको ठीक से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। कोई पूछे हाईएस्ट बाउंड्री इंडिया किससे शेयर करता है? तो इंडिया अपनी हाईएस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हाईएस्ट बाउंड्री शेयर करता है, जिसकी लेंथ कितनी है? 4096 किलोमीटर जिसकी लेंथ है, ठीक है ना। एक बात और सुनते हुए चलना लास्ट, कि जो चाइना है,
चाइना और इंडिया बॉर्डर में, चाइना और इंडिया बॉर्डर में जो आर्मी होती है वो आईटीबीपी होती है, आईटीबीपी स्टैंड ऑफ करती है। और याद रखना इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे हैंड टू हैंड एक्सरसाइज कहते हैं। सारी बातें हम लोगों ने इसको कवर कर ली, आपको शायद सारी बातें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आदि महोत्सव में। तो आदि महोत्सव को देख लेते हैं क्या है। तो लिसन, आदि महोत्सव क्या है, तो अभी आदि मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात की गई। महोत्सव मतलब क्या होगा, फेयर मेले जैसा बात हुई। इसको होस्ट किया गया दिल्ली में होस्ट किया गया और इनकी लगाई गई शॉप, स्टॉल जिसे कहते हैं, शॉप या स्टॉल जिसे कहते हैं, वो लगाई गई। और इन शॉप में इनने क्या किया, इनका जो पर्टिकुलर जिस चीज में ये महारथी थे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकते थे, तो उसको उन्होंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। और आए थे इसके इनोवेशन, मोदी जी आए थे, ठीक ना, मोदी जी आए थे इसको। याद रखना जो आदि मतलब एसटी एरिया है, एसटी है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसके लिए कमीशन बनाया जिसे बोलता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब कितना, आर्टिकल 338 के ए में है। और इसमें शेड्यूल ट्राइब में 338 में, और याद रखना इसका फॉर्मेशन 2004, जस्ट मैंने बताया 2004 में किया गया था। थोड़ी बहुत बातों को और देना। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहां पे, भारत में मध्य प्रदेश में। इंडिया में हाईएस्ट एसटी ट्राइब मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है ना। ये एसटी ट्राइब है, मैंने आपको एसटी में डिफरेंस बताया। जो ज्योग्राफिकल रूप से पिछड़े रह गए उन्हें हम एसटी शेड्यूल ट्राइब कहा गया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इनको रिजर्वेशन नहीं था, इनका रिजर्वेशन बाद में ऐड किया गया था। केवल एससी को रिजर्वेशन हम लोगों ने शुरू में ऐड किया था, ठीक है ना। अब यहां पे बात है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। व्हाट इज द एक्सरसाइज ऑफ द धर्म गार्डियन। देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। तो देखो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन किसका, जापान के साथ, इंडिया और जापान के बीच में होती। कैसी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये इसमें ये कौन सा एडिशन था, इसका 4th एडिशन था। कहां पर हुआ, इसको जो सेलिब्रेट किया, इसको ये जापान पे ही होस्ट किया गया, ठीक है ना, जापान पे होस्ट। तो इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 2018 में। कहां पर हुआ था इसका, मिजोरम में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है ना। लास्ट जो हुआ था 2000, पिछले साल जो हुआ था लास्ट, वो कर्नाटक में होस्ट किया गया, ठीक है ना, कर्नाटक में। तो ये धर्म गार्डियन है। क्या और कोई एक्सरसाइज होती है जापान का, बिल्कुल एक एक्सरसाइज और होती है जापान का जिसे हम जिमैक्स कहते हैं, ठीक है ना, जिमैक्स कहते हैं। जापान और इंडिया के बीच में होस्ट किए थे, जिमैक्स किए थे, ठीक है ना। और एक बात देखना, अगर हमने कहा कि इस बार इस फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो मैं इसको कलर बदल देता हूं। फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज, तो आपको पता होगा वरुण गरुण और शक्ति, गरुण और शक्ति। याद रखना जो गरुण है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, वरुण है वो नेवी एक्सरसाइज है, और आर्मी एक्सरसाइज है शक्ति। अभी रिसेंटली मैं आज मार्च में जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक नई एक्सरसाइज चल रही है, क्या, फिन इंडिया, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, ये भी चल रही है। ये नया फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना। यूएसए के साथ कौन कौन सी की जाती है, तो यूएसए के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है वो है हमारी, याद रखना सब लोग, कौन कौन सी। यूएसए एक का नाम तो युद्धाभ्यास है, हिंदी में जो बोलते हैं युद्धाभ्यास है। दूसरा कौन सा है, युद्धाभ्यास का दूसरा है हमारा जो टाइगर ट्रंप है। तीसरी हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है, तो एक का इसका नाम है वज्र प्रहार। तो ऐसे करके हमारे कितने एक्सरसाइज, यूएसए 3 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। एक और देख लेना आप लोग, श्रीलंका के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, श्रीलंका के साथ हमारा मित्र शक्ति, ठीक है ना। याद रखना संप्रीति किसके साथ है, संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो हमारी बांग्लादेश के साथ, संप्रीति बांग्लादेश के साथ है। संप्रीति के बाद याद रखना सूर्य किरण किसके साथ है, सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ है, तो वो नेपाल के साथ है। सारे इंफॉर्मेशन जितने थे हम लोगों ने देख लिया। बाकी को रसिया के साथ कौन सा, इंद्र एक्सरसाइज, इंद्र INDRA, इंद्र रसिया के साथ है। इंडिया और रसिया के पास, ठीक। सिटमैक्स के साथ, SITMAX, सिटमैक्स के साथ देखो, सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के साथ है, ठीक है ना। आप लोग मुझे कमेंट करना, बताना कि
ओमान के साथ कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है ना, ओमान के साथ। और काज इंडिया किसके साथ की जाती है, काज इंडिया किसके साथ, नाम से समझ में आ रहा है कजाकिस्तान, ठीक है ना। अब आया जल अभियान, जन अभियान, जन अभियान। इंपॉर्टेंट मार्क करना इस बार की, जन अभियान क्या है समझना। इसको लॉन्च किया है मोदी जी ने, और मोदी जी ने कहां से लॉन्च किया है, मोदी जी ने लॉन्च किया कहां से, राजस्थान से लॉन्च किया है। और राजस्थान के कहां पे, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। क्या करना है यहां पर, जल जन का मतलब पॉन्ड बनाने हैं या वाटर बॉडीज बनाने हैं। और कितनी वाटर बॉडी बनी, 5000 वाटर बॉडी बनानी है। कितने, 8 मंथ का प्रोग्राम है, 8 महीने के प्रोग्राम में 5000 वाटर बॉडी हमें बनाकर तैयार करनी है। तो यही हमारा जल जन अभियान है। याद रखना, शायद आपको शायद थोड़ा याद हो कि पिछले साल हमारा आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। इसमें हम लोगों ने कहा था कि ईच डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 75 वाटर बॉडी बनाएंगे। और इसे बोला गया था हमें, ठीक है ना, 75 बॉडी बनाएंगे। और ऐसे करके टोटल वाटर बॉडी लगभग 50,000 वाटर बॉडीज हमारे यहां भारत में बनाई जाएंगी। हाईएस्ट वाटर बॉडी बनेंगी उत्तर प्रदेश, यूपी में बनाई जाएंगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें देखा था, ठीक है ना, ठीक। और इसको बोला गया था अमृत सरोवर कहा गया था, अमृत सरोवर कहा गया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस प्रोग्राम को सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। मेरे समझ से सारी बात याद होगी। और अभी क्या किया, 10,000 क्या किया जाए, 10,000 इसके साथ डिफरेंट प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया गया, 10,000 डिफरेंट प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। अब आता हूं मैं चंद्रयान 3। व्हाट इज द चंद्रयान 3? देखो पहली बात देखना, चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान 1 कब, हमारा चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। और याद रखना, इंडिया का फर्स्ट डीप स्पेस मिशन था, पहला डीप स्पेस मिशन था। डीप स्पेस का मतलब होता है अपने स्पेस से बाहर जाना, किसी दूसरे के स्पेस में होता, डीप स्पेस मिशन था। ये गया था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C11 से सेंड किया गया था। और आपको पता होगा PSLV अपना लॉन्च व्हीकल, जैसे हम लोग लॉर्ड अल्टो भी कहते हैं, है ना, तो इससे भेजा गया था। इसके बाद दूसरा था चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 भेजा गया था 2019 में भेजा गया था, जो पार्सली अनसक्सेसफुल था। इसको भेजा गया था GSLV मार्क 3 से भेजा गया था। और इसी को हम लोग बोलते हैं बाहुबली से भेजा गया था, बाहुबली से भेजा गया था। और यहां पर हमें क्या करना था, एक रोबोट को भेजना था, रोबोट को उतारना था वहां पर। लेकिन आपको पता हो कि इसमें 2 चीजें, एक लैंडर था, एक रोवर था। लैंडर मतलब लैंड करने वाला, उसके अंदर एक रोबोट भरा हुआ था, उसे रोवर कहा गया था। लैंडर और रोवर, जब वो आप ऐसा समझना, लैंडर मतलब क्या होता है, जो हम लोग ड्रोन होता है शादियों में उड़ाते हैं, वो ड्रोन कैमरा वो धीरे धीरे उसमें लैंड कर जाएगा। और उसके ऊपर बैठा हुआ था रोवर। रोवर का मतलब होता है कि उसमें एक रोबोट बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे उतर जाएगा। हुआ क्या, मान लो 4 विंग्स होते हैं, उसमें एक विंग टूट गया तो ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो 20 किलोमीटर ऊपर से जो लैंडर था वो टूट गया, तो रोवर अपने आप टूट गया। तो लैंडर रोवर दोनों अनसक्सेसफुल थे, बाकी हमारे यहाँ जो पहुंचाने ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुल था। तो अब हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं, अभी लॉन्च करेंगे हम लोग जून और जुलाई में, इसको हम लोग यहां से लॉन्च कर देंगे। अभी रिसेंटली जून या जुलाई में इसको लॉन्च कर देंगे। तो अब हम लोग क्या भेजेंगे, केवल यहां पर लैंडर भेजा जाएगा और एक भेजाएगा रोवर। लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर को हम लोग विक्रम कहा गया था, विक्रम लैंडर का नाम था, यही खराब हो गया था। और रोवर किसको कहा गया था, तो रोवर कहा गया था प्रज्ञान का नाम था, प्रज्ञान नाम था इसका, रोवर का प्रज्ञान। तो प्रज्ञान हमारा इन दोनों को बस भेजा जाएगा, बाकी सब हमारा सक्सेसफुल काम कर रहा है। इसको भी भेजा जाएगा, जो चंद्रयान थी वो GSLV MK मार्क 3 से ही भेजा जाएगा, GSLV मार्क 3 से ही भेजा जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अगर कहा जाए मून में पहला मिशन किया गया था, मून में पहला मैन्ड मिशन था अपोलो 11, अपोलो 11 मिशन था। और अभी रिसेंटली 50 साल, वो 1969 में किया गया था। और अभी रिसेंटली जो एक मिशन आर्टेमिस मिशन भेजा जा रहा है, जो मून पर किया जाने वाला नेक्स्ट मिशन होगा, ठीक, आर्टेमिस करने वाला नासा है, ठीक है ना। तो अब इसमें मूव करता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूट इन द मोर ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो IMF का कहना है कि इस बार जो हमारी वर्ल्ड में इकोनॉमिकल रिसेशन चल रही होगी, आर्थिक मंदी चलेगी। इकोनॉमिकल रिसेशन में इंडिया लगभग पूरी जीडीपी में, टोटल वर्ल्ड के जीडीपी में इंडिया लगभग 15% का कंट्रीब्यूशन करेगा। और सेकंड नंबर में कौन करेगा, चाइना करेगा। तो टोटल मिलाकर, ये दोनों मिलाकर 25% इसमें जीडीपी
जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बात बोली गई है। और बोलने वाला कौन है? आईएमएफ। आईएमएफ याद होगा, आईएमएफ का फॉर्मेशन 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? तो 194 मेंबर है, 194 मेंबर इसमें प्रेजेंट है आईएमएफ में, ठीक है ना। याद रखना, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी फॉर्मेशन 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। टोटल मेंबर 189 मेंबर है। ये किसको लोन देता है? ये गरीब देशों को लोन देता है, मतलब अंडर डेवलप को लोन देता है। और ये किसको? डेवलपिंग नेशन को लोन देता है। तो पाकिस्तान यहां से लोन मांगता है और हम लोग लोन यहां से लेते हैं। तो ये जीडीपी को बताया गया है। और याद रखना, इनके अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी लगभग 6% से ग्रो करेगी और चाइना की जीडीपी लगभग 3% से ग्रो करेगी। तो कुछ ऐसा अनुमान है, लगभग बोला है मैंने, अब पॉइंटों का हेरफेर हो सकता है। इसके बाद आना यहां पर सागर क्या परिक्रमा प्रोग्राम फेज यहां पे इसको फेज थर्ड होगा, फेज थर्ड, यस। सागर परिक्रमा प्रोग्राम फेज थर्ड है। अब फेज थर्ड का मतलब क्या कि 3 बार लॉन्च किया गया। अब पहले ये देख लेना कि 3 बार कब लॉन्च किया। पहला प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मार्च 2022 में, दोबारा लॉन्च किया गया सितंबर 2022 में। तीसरा प्रोग्राम अभी पिछले फेब में लॉन्च किया गया, जो 19 फेब से 21 फेब तक किया गया। स्टार्ट किया गया सूरत में और खत्म किया गया कहां पर? मुंबई में, ठीक है ना। क्या करने का पर्पस था? प्रमोशन ऑफ द फिशरमैन। ये तो हो गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। बट अब हमारी इंफॉर्मेशन कुछ अलग होती है, हम उस इंफॉर्मेशन में जाएंगे। समझना, पहली बात यहां पे अगर इंडिया का मैप देखें तो स्टार्ट किया गया इसको गुजरात से स्टार्ट किया गया। और गुजरात में सूरत किस रिवर के बैंक में? ताप्ती रिवर बैंक में। ताप्ती रिवर बैंक पर लोकेटेड। याद रखना, डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया कहते हैं, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया कहते हैं। गया कहां तक? मुंबई तक। मुंबई यहां पे नीचे, तो यहां तक ये गया। कितने दिन का प्रोग्राम किया? 2 दिन। करना क्या था? केवल यहां पर जाना था कॉर्नर में। कहां पे? किसको प्रमोट करना है? हमारे फिशरमैन को प्रमोट करना है। कहां पर? पूरे कोस्टल बाउंड्री में, पूरे कोस्टल बाउंड्री में फिशरमैन को प्रमोट करना है। प्लीज इस बात को समझना कि अगर मैं पूरे बाउंड्री में कोस्टल बैंक, सब कितनी कोस्टल बाउंड्री इंडिया की, तो मैं यहां से यहां तक जाऊं तो कितनी, यहां से कितनी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हमारी बाउंड्री। लेकिन आइलैंड को जोड़ दूं, यहां पर आइलैंड है, इन आइलैंड को जोड़ दूं तो यहां पे आइलैंड बाउंड्री होती है 1416 किलोमीटर। टोटल बाउंड्री कितनी आ जाएगी? तो 7516 किलोमीटर। इतनी पूरी हमारी बाउंड्री है जहां पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि हम फिशरमैन को प्रमोट कर सके। क्या एक फिशर इंडस्ट्री इंडिया की बड़ी? बिल्कुल। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फिशर इंडस्ट्री, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फिशर इंडस्ट्री। और हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है फिश का? इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है इंडिया में गुजरात लगभग पूरे भारत का 16% फिश का प्रोडक्शन करता है। तो ये हम लोगों ने इसको प्रमोट करने के, इसके लिए हमने एक सैटेलाइट बनाई थी जो 1994 में लॉन्च की गई थी, जिसे बोला गया था ओशियन सेट। तो ओशियन सेट सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी इसके प्रमोशन के लिए। उसी के बाद इंडिया का नंबर 2nd नंबर पे आ गया था, वरना इंडिया बहुत ही ज्यादा नीचे इसमें एग्जिस्ट करता था। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम और ये कुछ हमने कोस्टल बाउंड्री के बाद कितने कोस्टल स्टेट है तो देख लेते हैं। कितने कोस्टल स्टेट है इसको भी देखना, बना लेना। इस समय इंडिया में एक तरफ 4 एक तरफ 5, मतलब अगर मैं बात करूं इस तरफ तो ये हमारा अरेबियन सी हो जाएगा और ये बे ऑफ द बंगाल हो जाएगा। यहां पर 4 स्टेट है, यहां पे 4 स्टेट है। कौन? गुजरात में महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद केरला। 4 स्टेट है और 2 यूटीज हैं। 2 यूटी कौन से? यहां पर लक्षद्वीप हो जाएगा, यहां पर दमन और दीव, दादरा नगर हवेली हो जाएगा। तो यहां पर 4 है। इस तरफ कितने हो जाएंगे? यहां पर 5 स्टेट है। 5 स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। कितने 4 ही हुए क्या? बीच में कौन सा मिस हो गया? ठीक है ना, ठीक है, देखना। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एक यहां पर कौन सा है? यहां पर अंडमान निकोबार है और एक यहां पर पुडुचेरी है, ठीक है ना। तो इतने यहां पर स्टेट होंगे। ये इनका सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लो टोटल 9 स्टेट क्या करेंगे? 9 स्टेट बाउंड्री लगाएंगे, 9 राज्य इसकी बाउंड्री लगाएंगे, ठीक है ना। 9 स्टेट से बाउंड्री लगाएंगे और 4 यूटी इससे बाउंड्री यहां पर शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना। बस ऐसे करके हम लोगों को क्या करना है? पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर गैदर कर लेना। हो गया आई थिंक, है ना। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने यहाँ पर 5 स्टेट होंगे, यहाँ पर गोवा भी होगा। यहाँ पर 5 स्टेट होंगे, यहाँ पर 4 स्टेट होंगे, यहाँ पर गोवा भी होगा। ऐसे करके पूरी होगा। गोवा सबसे शॉर्ट बाउंड्री शेयर कर सकता है, शॉर्ट बाउंड्री शेयर करता है वो 101 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। सबसे लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है गुजरात जो बाउंड्री शेयर करता है वो 1214 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। ये बात आपको पता। कभी कभी आ जाए सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? तो आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री को शेयर करता है। मैं मूव करता हूं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में।
हाँ, नीति आयोग के जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के जो नए सीईओ बनाएंगे। देखो ये तो होगी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट हमें क्या पता होना चाहिए? नीति आयोग पता चाहिए। सुनना, नीति आयोग की जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है इस समय? वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी क्या है इसके वाइस चेयरमैन है। सुनना, चेयरमैन कौन है इसके? जो चेयरमैन है तो वो हमेशा पीएम होते, तो मोदी जी इसके क्या है इस समय? चेयरमैन है। तो तीनों चीज हो गए, सीईओ और ये। और नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब किया गया था? तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को 2015 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। किसको रिप्लेस किया गया था? प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके इसका फॉर्मेशन किया गया था। देखो ये प्लानिंग कमीशन क्या काम करता था? इसके कहते दो हाथ थे। एक क्या करता था? कोई न्यू प्लान बनाना और उनको फंड करना, उनको फंडिंग करना। लेकिन अब क्या किया गया है? जो हमारी नीति आयोग है इसके दो हाथ में एक हाथ काट दिया गया है। प्लान को तो कर सकता है लेकिन फंड नहीं कर सकता, एक हाथ काट दिया गया है। और याद रखना इसका हेड हमेशा कौन होता है? हेड हमेशा कौन होता है? पीएम होता है। प्लीज एक बात देखना, यहां पर जो शामिल नहीं किया जाता स्टेट को, यहां पर सारे स्टेट को भी इंक्लूड किया जाता है, सारे राज्यों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी नीति जो थिंक टैंक के लिए काम करता है। एग्जाम में आता है कि हमारे गवर्नमेंट की थिंक टैंक किसे कहते हैं? तो थिंक टैंक हमारा कहलाता है, ठीक है ना? थिंक टैंक कहलाता है हमारा कौन सा? नीति आयोग थिंक टैंक। आई थिंक आप लोग को सारी जितनी इंफॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। और इसके बारे में ये हमारा एक डेटा था, उस डेटा के रिगार्डिंग हमने इतनी ली। हाँ, टॉपिक तो मैटर तो बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी तो नहीं कवर हो सकता है। ये कौन सा ये नीति आयोग पूरे 1 घंटे का लेक्चर बनता है, 1.5 घंटे का लेक्चर बनता है, बट ठीक है चलो, है ना? आपकी करंट के क्लास है तो इसका करंट के हिसाब से आ जाएगा। अल नीनो न्यूज में थी, इंडिया इस समय अल नीनो की चपेट में आ सकता है। अल नीनो होने से इफेक्ट क्या होगा? तो इंडिया में जो इस बार रेनफॉल होगा, बारिश होगी, इंडिया में रेन होगी, वो क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। तो ये है अल नीनो। जब भी ला नीनो आता है तो ला नीनो आएगा तो होगा क्या? इसमें इंडिया में रेन बढ़ जाएगी, इंडिया में रेन बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो आप जान लेते हैं अल नीनो ला नीनो क्या होता है। समझना कभी आएगा, किससे रिलेट करता है? तो टेम्परेचर से रिलेट करता है, तापमान से रिलेट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने और घटने से रिलेट करते हैं, दोनों देख लेते हैं पूरा। आप लोग थोड़ा मैप में, वर्ड मैप में जाएंगे तो मैं थोड़ा सा वर्ड मैप इस बार थोड़ा सा अजीब सा बनाऊंगा। प्लीज इस अजीब से वर्ड मैप को देखना, थोड़ा सा बड़ा भी होगा और चीजें थोड़ी सी डिफरेंट जगह पर बनी होगी। देखो ये मैंने वर्ड मैप बनाया और इस वर्ड मैप में देखो, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बनाया, नॉर्थ अमेरिका ये वाला बना, नॉर्थ अमेरिका के बाद यहाँ पर साउथ अमेरिका बनाया, इस साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पर मैंने यूरोप बनाया, यूरोप बनाने के बाद यूरोप ज्यादा ऊपर हो गया क्या? हाँ, नॉर्थ यूरोप बनाया और इस यूरोप में यूरोप बनाया, यहाँ पर यूके है। और इस वाले पॉइंट में मैंने अफ्रीका बनाया, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल बनाया, अफ्रीका के जस्ट बगल से एशिया किया, टच किया। ये अपना प्यारा भारत बना, ये वाला बना आपका कौन सा? सिंगापुर वाला रीजन बना, मलक्का स्टेट बना, यहाँ पे जापान बना, जापान में रशिया बना, रशिया के बाद में फिर से आ गया, इसमें जुड़ गया, ठीक है ना? तो ये बना हमारा एशिया बन गया, एशिया बना। सुनना, फिर से मैंने इसकी मैपिंग थोड़ी सी गलत कर दी, मैं इसको हटा के यहां पे करता हूं और इसको मैं हटाता हूं। सुनना बात को, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। तो मैंने कुछ इसको एक्सटेंड किया यहां तक और यहां पे बना एशिया, एशिया में ये इंडिया बना, ये जापान वाला रीजन, चाइना वाला रीजन बना और कुछ इसके नीचे बना, मैंने यहां पर बनाया ऑस्ट्रेलिया बना, तो ये बन गया। और ये दोनों थोड़ी से और पास हैं तो इसको मैं पास बनाता हूं। समझ गए ना बात को? तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन बना, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला रीजन को मैं देखता तो यहां से ये भी बन सकता है। मैं थोड़ा सा ये निकला कि मैंने कहा कि यहाँ पे पूरा नहीं था, इसको मैंने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पार्ट किया। तो ये कौन सा ओशियन बन गया? तो बीच में जो ओशियन बना इसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। तो ये हमारा पैसिफिक ओशियन का रीजन है, पैसिफिक ओशियन। सुनना, पैसिफिक ओशियन में क्या होता है? ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट, बस इन दोनों में पूरा खेल है। मैं कलर बदल देता हूँ आपको। सुनना, जब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, याद रखना, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा हवाएं हमेशा उसकी तरफ चलेंगी, तो बादल हमेशा उसकी तरफ जाएंगे। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा हवाएं वहां चलेंगी, वहीं पर वहां हमेशा बादल जाएंगे। तो मैंने कहा कि इस बार इस वाले रीजन में टेम्परेचर ज्यादा हो गया। जैसे इस वाले रीजन यहां से देखोगे तो इस वाले रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो हवाएं कहां चलेंगी? तो हवाएं इसकी तरफ चलेंगी, तो क्लाउड बादल भी इस तरफ चलेंगे। जब बादल इस तरफ चलेंगे तो हमेशा यहाँ के जो बादल है, जो इंडिया में आने वाले थे, वो बादल मूव करके कहां पर चले जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे। तो बारिश ज्यादा कहां पर होगी? तो इस बार बारिश यहाँ पर अल नीनो में यहाँ पर आएगी। लेकिन जब ला नीनो होता तो टेम्परेचर यहाँ पर, ला नीनो में टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता। तो क्या होता है कि ये वाली बारिश यहाँ पर आ
जाती और बारिश आने के बाद ज्यादा बारिश देखने को मिलती अपने भारत में, यहाँ पर ज्यादा बारिश थी। तो अभी क्या था, अल नीनो का इफेक्ट है, जब लाल नीनो का इफेक्ट होगा तो भारत में रेनफॉल ज्यादा होगी। तो ऐसे करके तो एक्चुअली ये कहां पे हैपनिंग होती है, सारी बातें कहां पर होती है, तो पैसिफिक ओशियन पे की बात है ना, पैसिफिक ओशियन की बात होती है जहां पर अल नीनो और लाल नीनो दोनों का इफेक्ट देखने को मिला। बहुत शॉर्ट में समझाया, तो हो सकता है अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना ना, मैं इसमें कुछ डिफरेंट कुछ इसमें करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो ये अल नीनो और लाल नीनो का इफेक्ट है, ये कहां पर देखना मिले, इन दोनों, इसमें कौन कौन से रीजन होंगे, एशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, यहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का रीजन होगा, वही क्या बनाएगा हमारा अल नीनो और लाल नीनो का इफेक्ट बनाएगा। मूव करता हूं मैं नेक्स्ट में। हाँ, पीएम लेड स्कीम, ठीक है ना, यही तो ना पीएम लेड स्कीम, ठीक है ना, मतलब पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ठीक है ना। तो अब है क्या पीएम लेड स्कीम, देखो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि इसको स्टार्ट किया था 1993 में स्टार्ट किया गया था। हर एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को हर साल 5 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जाती है, और 5 करोड़ की फंडिंग से क्या करना, उसका लोकल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, खुद के लोकल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। अब ये स्कीम को लॉन्च किया था 1993 में, हर साल 5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 5 करोड़ खत्म, कोविड-19 में इसको बंद कर दिया गया था, कोविड में इसको स्टॉप किया गया था, लेकिन फिर से इसको क्या कर दिया गया, इस समय स्टार्ट कर दिया गया, दोबारा स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कि बहुत सारे इतने अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, कोई मशीन सडन खराब हो गई, जब कोई मशीन सडन खराब हो जाएगी तो पास होने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन उससे पास होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा वो शॉर्टकट बना लिया, जहां से क्या करेगा, पूरी फंडिंग आ गई, फंडिंग आने के बाद उसको वहां पे हमने भेज दिया, मतलब बात समझे ना। फंडिंग कौन दे देगा, यहाँ पर एमपी दे देगा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दे देगा, पीएम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दे देगा, वो क्या करेगा, फंडिंग देगा ताकि तुरंत आ जाए। लेकिन ये लोग कभी भी अपने पैसे का यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्या कहते हैं पता है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ डेवलप्ड है, तो हम इसको खर्च कहां करें, बात तो सही है, इतना डेवलप्ड है कि हॉस्पिटल ही नहीं है, तो वहां पे इसके हॉस्पिटल ही नहीं है तो कहां से वहां पर आएगी कोई मशीन, और कहां पे नई मशीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहना है, तो बहुत सारे लोग इस फंड को वापस कर देते हैं, इसी कारण बार बार ये घूम कर न्यूज में आते हैं। कभी तो उनका होता है कि इसको हमें स्टॉप कर दिया जाए, कभी कहते हैं रन कर दिया जाए, तो ये हमेशा न्यूज में बनी रहती है। तो इसको हम लोग अब बना के रखना, बस कब लॉन्च हुई थी, कब हुआ, कब, ठीक ना, 2023 में फिर से आएगी और कुछ नहीं। न्यू इंपॉर्टेंट मार्क करना, न्यू स्टार्टिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू स्टार्टिटी, फिर से ये वाला जो आर्टिकल है वो रिपीट हो रहा है ना, न्यू स्टार्टिटी। देखो क्या हुआ है, न्यूज क्या है कि इससे रशिया ने एग्जिट कर दिया, रशिया ने कहा कि मैं इससे एग्जिट करता हूं, रशिया ने एग्जिट कर लिया न्यू स्टार्टिटी से। सुनना, रशिया ने न्यू स्टार्टिटी से एग्जिट कर लिया। पहली बात, न्यू स्टार्टिटी कब लाई गई थी, देखना, वर्ल्ड में 2 पावर थी, एक पावर था यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक वर्ल्ड पावर थी, कौन थी उस समय, यूएसएसआर, जिसे आज हम लोग रशिया कहते हैं। हुआ क्या, इन दोनों के बीच में चल रहा था कोल्ड वार। जब कोल्ड वार चला तो अब इसमें कौन जीता, कौन हरा, 1991 में इसने सरेंडर किया, ऐसा कह सकता हूं। सरेंडर करने के बाद इससे 15 नए देश निकले, 15 नई कंट्री बनी, और एक कंट्री उसमें था यूक्रेन, जो अभी वार चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग हार गया यूएसएसआर हार गया, किससे, यूएसए से, कोल्ड वार में हारा, तो इसके नए कंट्री बने। अब इन दोनों ने कहा कि हम वर्ल्ड में पीस मेंटेन करेंगे, तो एक काम करें ना कि जितने न्यूक्लियर वेपन इसके पास है, न्यूक्लियर वेपन या कोई भी वेपन, न्यूक्लियर वेपन या कोई भी वेपन, और इसके बाद जितने न्यूक्लियर वेपन है, हम दोनों क्या करेंगे, हर साल शेयर करेंगे कि मेरे पास कितने, तुम्हारे पास कितने, और टर्म्स एंड कंडीशन बना लेंगे ताकि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे, तो पीस मेंटेन रहे। तो यही हुआ कि इन्होंने इस का नाम दिया स्टार्टिटी। तो जो स्टार्टिटी बोली गई वो स्टार्ट की गई 1991 में, 1991 से स्टार्ट की गई ताकि हम लोग अपने सारे वेपन्स को एक दूसरे से साझा कर सकें, ताकि वर्ल्ड इस ग्लोबलाइज पीस मेंटेन रखे। बस यही हुआ यहां पर, और 1990 कहा गया कि हम 10 साल के लिए इसको करते हैं, तो 1991 से स्टार्ट किया गया, 10 साल निकाल दिया जाए तो 2001 में इसको रिवाइव करना चाहिए। बिल्कुल 2001 में रिवाइव किया गया। इस टिटी का नाम बदल के मास्को टिटी कर दिया गया। तो मास्को आपको पता है कैपिटल है, तो ये कब मास्को टिटी 2001 में कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि 10 साल की टिटी कर ली, तो फिर 10 साल बाद आ जाएगा कौन सा, 2011। फिर 2011 में इस टिटी का नाम न्यू स्टार्टिटी कर दिया गया ना, न्यू स्टार्टिटी कर दिया गया, नई स्टार्टिटी, न्यू स्टार्टिटी कर दिया गया, 10 साल के लिए एक्सपेंड कर दिया गया। तो 10-10 साल का रेजिम चल रहा है ना, 10-10 साल का। अब इसमें क्या हुआ कि इसको फिर से 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, तो 10 साल के बाद कब आ जाएगा, 2021, 2021 आया। तो इन्होंने 2021 में आपको पता है इसका नाम था न्यू स्टार्टिटी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है न्यू स्टार्टिटी के साथ, उस समय चला था कोविड। इन्होंने कहा कोविड चलने के कारण हम इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड करते हैं। तो यही न्यू स्टार्टिटी कब तक चली गई, 2026। इन्होंने कहा कि हम लोग 2026 में इसको रिवाइव करेंगे, लेकिन आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चलने के कारण
इसने रसिया ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है न्यू स्टार्ट ट्रीटी से, मैं इससे एग्जिट करता हूं, मैं जितना मनाएगा उतने न्यूक्लियर वेपन जितनी मनाएंगे जो चीज मैं मनाऊंगा, बस इसी कारण से न्यू स्टार्ट ट्रीटी बार बार न्यूज में घूम फिर मेरे समझ में आ गया। यहां पे आया इंडिया रिमेन्स एज ए ब्रिज स्पॉट, ठीक है ना। यही था कि इंडिया की जो आईएमएफ कर रहा है कि इंडिया क्या करेगा, हमेशा ब्राइट करेगा, ब्राइट मतलब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में कितना, वर्ल्ड की जीडीपी में कितना 15% कंट्रीब्यूट करेगा, खुद की जीडीपी इसके 6 से 6.7% के बीच में क्या करेगी, ग्रो करेगी, जो हम पहले बता चुके, वही दोबारा इस यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैं मूव करता हूं इसके नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बिंडुकूट। बिंडुकूट क्या है, यहाँ पर एक रोबोटिक स्क्वेंजर है। अब सुनना व्हाट इज द रोबोटिक स्क्वेंजर क्या होता है। देखो पहली बात, आप लोगों ने इस बार के बजट को अगर देखा है तो उसमें एक न्यूज आई होगी कि हमारे यहाँ जितने भी वर्कर्स होते हैं जो गटर्स में काम करते हैं, तो वो उसके लिए एक लॉ आया था, एक्ट आया था 2016 में कि 16 में इंडिया में कंप्लीटली स्क्वेंजर्स को बैन कर देना चाहिए। उसके बाद इसको रिवाइव किया गया 2021 में, यहां भी कहा गया कि स्क्वेंजर्स को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। जो स्क्वेंजर्स को यहां पे बैन करने की बात कही गई, तो स्क्वेंजर्स में आज तक बिल तो आए लेकिन कोई भी बैन नहीं हुए। आपको पता है स्क्वेंजर्स इजीली मिलते हैं। जब स्क्वेंजर्स मिलेंगे यहां पर तो क्या होगा, जब स्क्वेंजर्स यहां पे मिलेंगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा स्क्वेंजर्स को रिमूव करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने, केरला ने क्या किया है, उनको हटाकर रोबोट बनाने के लिए क्या, वही रोबोट को कहा गया है यहां पर क्या, बिंडकूट रोबोट जो क्या करेगा, स्क्वेंजर्स को क्या करेगा यहां पर रिप्लेस कर देगा। यू नो स्क्वेंजर, सब बातें समझ में आ गई। और इस बार के बजट में भी यही प्रोविजन था, बजट में भी यही कहा गया था कि बजट में कि हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली स्क्वेंजर्स को रिमूव करेंगे। स्क्वेंजर समझ गए ना, जो गटर्स को साफ करते हैं और उनकी डेथ होती है। याद रखना अभी तक जो डेटा है 2017 से लेकर 21 तक कोई भी स्क्वेंजर्स की डेथ नहीं हुई, ऐसा इंपॉसिबल है, आपको भी पता है। डेथ ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर रहा है कि कोई भी डेथ नहीं हुई है, ऐसा गवर्नमेंट कर रहा है, वो हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते। मूव करता हूं इसके नेक्स्ट पे। यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट, क्या, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी। व्हाट इज द एसएससी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है समझना। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या, देखना सोशल, पहली बात देखना, आप लोग स्टॉक एक्सचेंज जानते होंगे, एक होता है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो होते हैं। और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, सेबी कंट्रोल करता है, समझना। अब कहा गया कि इनके अंडर में एक नया, या तो इसमें बनाया जाएगा या तो इसमें बनाया जाएगा, एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा जिसे बोला जाएगा एसएसई बोला जाएगा, ठीक है ना, एसएसई बना जाएगा। जो जिसको गवर्न कौन करेगा, इसको भी गवर्न करेगा सेबी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जो बीएससी का फॉर्मेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, एनएससी का हुआ था 1991 में, सेबी भी 1991 में ही बना था, समझना। सेबी के इस समय जो हेड है माधाबाई पुरी है ना, सेबी के हेड कौन है, माधाबाई पुरी इसकी इस समय हेड है, माधाबाई पुरी इसकी हेड बनी बैठी है। अब आना इसमें बात है ये क्या पूरे मैटर में आते हैं। इन्होंने कहा है कि हम लोग सोशल स्टॉक मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एक क्या बनाएंगे, एक स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे जो किसके लिए काम करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा और एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा। मतलब ऐसे शेयर बनाएंगे जो सोशल वेलफेयर और इनके लिए वर्क करेगा। और इसकी बात कब की गई थी, इसकी बात 2019 का जो बजट था उसमें ही इसका प्रोविजन करने की बात की गई थी। तो याद रखना नए स्टॉक बनेंगे, तो फिर से इस बार न्यूज में है, तो हो सकता है इस बार नया स्टॉक एक्सचेंज बन के आए एसएससी, जिससे आप शेयर खरीद सको बेच सको। आप शेयर मार्केट देखते होगे तो दो स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, एक बॉम्बे और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मेरी बात समझ में आ गई। सेबी इनको गवर्निंग बॉडी है जो इनको रेगुलेट करने का काम करती है, जिसकी हेड माधीबाई पुरी है। यही फर्स्ट फीमेल जो इसकी हेड है, ठीक है ना। आया क्या, आधार वोट। देखो इस ऐसे मुझे बताने वाली बात नहीं है कि इनको अभी कंपलसरी कर दिया गया आधार को वोटर आईडी से लिंक करना। रीजन क्या था, और ये हाईएस्ट जो हमारा अभी त्रिपुरा हुआ था, त्रिपुरा में इसकी हाईएस्ट लिंकेज मिली है कि सबसे ज्यादा जो लिंक है वो कहां पे, त्रिपुरा में। और आपको बता दूं त्रिपुरा में अभी त्रिपुरा 3 स्टेट में, त्रिपुरा, नागालैंड और त्रिपुरा नागर दोनों में क्या हुए हैं, अभी इलेक्शन हुए, ठीक है ना। 3 स्टेट में वहां पर इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। प्लीज एक बार उसको आप अपडेट कर लेना, इलेक्शन के रिजल्ट को। तीनों में क्या क्या 60 सीटों में इलेक्शन किया गया था, 60 सीटों में तीनों में इलेक्शन किया गया था और उसके रिजल्ट आ चुके हैं। बस उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है ना। ये क्या आया, आधार वोटर्स आईडी लिंक। देखो ये क्या है, आधार कार्ड को किससे लिंक कर दिया गया, आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर दिया गया। अब क्या है कि आधार कार्ड का फॉर्मेशन कब किया गया था, 2010 में किया गया था। और याद रखना इसी में केस आता है पुट्टा स्वामी
पुट्टा स्वामी केस, और पुट्टा स्वामी जो केस था उसका जजमेंट आता है 2017 राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 से, और इसमें जीत जाते हैं। पहले आधार कार्ड को जो कंपलसरी किया गया था उस कंपलसरी को आधार कार्ड से हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये बना हमारा आधार कार्ड। अब क्यों किया जा रहा है, जैसे मैं हूं, मैं यूपी से रहने वाला हूं और राजस्थान में आके मैंने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए, और एक कार्ड है जो मेरे पास दोनों बने हुए हैं इस समय। जब दोनों बने हुए हैं तो मैं तो चाहूंगा कि एक हट जाए ताकि रियल पॉपुलेशन काउंट हो सके जो वोट देने वाली है। जब इनको लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से, तो आधार कार्ड तो एक ही यूनिक हो सकता है, तो मेरा जो एक होगा कहीं कभी यूपी का या राजस्थान का एक एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो रियल वोटर्स के सिस्टम संख्या निकल आएगी। बस यही बातें यहां पर बताई गई हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आप लोग प्लीज इलेक्शन के बारे में पढ़ लेना, मैं यहां पर इलेक्शन को मिस करते हुए आगे बढ़ा हूं, इलेक्शन मुझे पढ़ाना चाहिए था, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर क्या है, मेथी, ये आपने सुना होगा, मेथी सब लोग जानते होंगे क्या होता है, ठीक ना। क्या किया गया है, अभी हिमाचल प्रदेश में इसकी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को परमिट कर दिया गया है, और ये क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेट बनेगा इसको परमिट करने वाला। बस दूसरी बात यहां पे पढ़ना क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है ये किसका, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका, मेथी का, अफगानिस्तान है, सॉरी मुरेठी आप समझते होंगे। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, अफगानिस्तान का। इंडिया हर साल इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान से लगभग कितना, 8,000 टन करता है। तो इस कारण से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए अगर प्रमोट करने वाली जगह कौन सी बनी, हिमाचल प्रदेश। तो बस हिमाचल प्रदेश से लेट करके कहीं भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी कोई बात नहीं है। आना इंपॉर्टेंट मार्क करना यहां पे पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि एक स्कीम है जिसको 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम किसानों की सहायता के लिए हर किसान को 6,000 रुपए पर, बहुत बड़ा हैवी अमाउंट दिया गया था, 6,000 रुपए पर फार्मर पर ईयर देंगे, 6,000 रुपए पर ईयर परफॉर्मेंस देंगे। एक बात देखो कितना हैवी अमाउंट दिया जा रहा है, ये बेचारा किसान रखेगा। और इसमें और एक स्कीम लॉन्च की गई, कहा गया कि इनको हम 2,000 की आसान किस्तों में, 2,000 की आसान किस्तों में 4-4 मंथ में हम इनको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ऐसे करके ये स्कीम लॉन्च की गई। अभी क्या हुआ उसका, अभी इसकी पेमेंट गई है, 13th इंस्टॉलमेंट गई है, जिस कारण से न्यूज में आ गया है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो बोलते हैं वो 6,000 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिए गए हैं। यही है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ये एग्जाम में आती है, ठीक है ना, आती रहती है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। ये 2-2 रुपए की इसमें 13th इंस्टॉलमेंट इनको दी गई है, 2-2 रुपए की। बस इतनी आप लोग को इसमें रीड करना है। मूव करता हूं इसमें नेक्स्ट, अग्निपथ। आई थिंक आज का लास्ट टॉपिक अग्निपथ, आज का लास्ट टॉपिक है ना। अग्निपथ स्कीम क्या सोचना, जो अग्निपथ स्कीम है, ये अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च किया गया था। ये किसके, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए लॉन्च किया गया था। याद रखना 4 ईयर का प्रोग्राम था कि 4 साल तक किसी को आर्मी में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद उसको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। ये स्कीम थी, है ना, 4 साल के लिए। अब इसका एम क्या था बेसिकली कि एवरेज एज ऑफ द आर्मी को रिड्यूस करना। और इसमें कहा गया वही आदमी भर्ती हो सकता है जो 17.5 से लेकर 21 ईयर के बीच में हो। उसको याद रखना, इसमें मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड किया गया है, महिला और पुरुष दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है इस स्कीम के अंदर। अभी इस जो ये स्कीम है उसको नेक्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया है और उसमें फीमेल को भी जगह दी। याद रखना जब पहली बार आया था तो इसमें फीमेल को जगह नहीं दी गई थी। और याद रखना ये 4 ईयर बाद, 4 साल के रिटायरमेंट के बाद 25% को तो प्रमोट कर दिया जाएगा फुल टाइम सर्विस में, लेकिन जो रिमेनिंग बचेंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनको 11 लाख रुपए का मुआवजा देगा। ना खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो कि किसी की डेथ हो जाए, कि जो शहीद हो जाए उसको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। ये थी हमारी यहाँ की अग्निपथ। अभी क्या न्यूज में है, जो भी नई वैकेंसी आई है उसमें फीमेल्स को ऐड कर लिया गया। फीमेल्स को ऐड करना था लेकिन पिछले वाले में फीमेल्स को ऐड नहीं किया गया था। कोई कंफ्यूज नहीं होना कि जो आपकी बीएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करते हैं, आईटीबीपी होती हैं, इन सब में अग्निपथ स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। केवल आर्म फोर्सेस में अग्निपथ स्कीम एप्लीकेबल है। मेरे समझ से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत सारे डेटा को एक साथ कंपाइल किया, कवर किया और
ये जो पूरा फैब मंथ था उसका पूरा कंपाइलेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर कोई आपको न्यूज ऐसी लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं नेक्स्ट वाले में कवर अप कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी द हिंदू की सीरीज आपकी कंटिन्यू चली रही है, उसको आप लोग लगातार वॉच कर ही रहे हो। तो इसके साथ हम लोग एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मार्च के वीडियो में। थैंक यू सो मच।